मैंने फोर्सी दाओइस्ट से कोई विरासत नहीं ली। गोल्डन इmmortal बनने का मेरा कारण सिर्फ एक और संयोग है। जेन सुयान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उसने फिर भी उसे दबा लिया। कहावत है, अगर आप किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको कोई न कोई बहाना मिल ही जाएगा। अगर उसने फोर्सीज दाओइस्ट हवेली के खजाने पर कब्जा भी कर लिया होता तो जाहिर है कि यह उसका हुनर होता, लेकिन ऐसा करना सेक्ट के लिए एक बड़ा जुर्म माना जाता था, जो सेक्ट के कीमती खजाने को चुराने जैसा था। ये बिल्कुल बेतुका था। बेशक ये सुप्रीम एल्डर द्वारा लापरवाही से लगाए गए आरोपों की एक लिस्ट थी, जिसका मकसद सिर्फ उसे परेशान करना था। हिम्मत वाला, बहस करने की हिम्मत करो। अगर आपने फोर्सी दाओइस्ट के अवशेष नहीं लिए होते तो क्या आपको लगता है कि आप गोल्डन इmmortal तक पहुंच सकते थे? तुरंत ही सारे खजाने सौंप दो जो तुमने हासिल किए हैं, शायद इससे तुम्हारे पाप कम हो जाएं। सुप्रीम एल्डर योहाई दाओइस्ट ने मजाक उड़ाया। उसकी आंखों में लालच की झलक दिख रही थी। साफ है, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जेन सुयान की कमाई सच में फोर्सीज दाओइस्ट के खजाने थे या नहीं। जब तक वे उसे गोल्डन इmmortal बनने में मदद करते हैं, वे बहुत बड़े खजाने ही होंगे। उन्हें हासिल करने से ग्रेट लुओ तक उनकी तरक्की में भी कुछ मदद मिल सकती है। हालांकि वह जानता था कि उस महिला को जो मौका मिला है वह फोर्सी दाओइस्ट से बहुत जुड़ा हुआ होगा। आखिरकार चू स्टेट कॉन्टिनेंट इतना ही बड़ा है, फेदर गेट ने बहुत पहले ही मौकों को साफ कर दिया है। ऐसा कौन सा खजाना है जो किसी गहरे अमर को स्वर्ण अमर बनने में मदद कर सके? फोर्सी दाओइस्ट के अलावा शायद ही कोई और संभावना थी। ये जानना जरूरी है कि फोर्सी दाओइस्ट कभी इतना शक्तिशाली गोल्डन इmmortal था। कौन जानता है कि हवेली के अंदर कितने गुप्त खजाने हैं? शायद उनमें से एक गोल्डन इmmortal को ग्रेट लुओ तक पहुंचने में मदद करने का मौका हो। इसलिए चाहे उनका अंदाजा सही हो या गलत, वे इस मौके को नहीं छोड़ सकते थे। इसे मिस करने का मतलब हो सकता है कि इस जीवन में ग्रेट लुओ तक आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। यह ऐसी बात थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बस एक जीनियस, वे अपने भविष्य के एम्बिशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? भतीजे जेन, असल में हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं। बस यही मामला बहुत जरूरी है और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर आप अपनी जानकारी साबित करना चाहते हैं तो अपने पास मौजूद सारे खजाने सौंप दें। आइए हम उनकी सूची बनाते हैं। अगर सच में फोर्सी दाओइस्ट से कोई खजाना नहीं मिला है तो जाहिर है आपकी मासूमियत वापस आ सकती है। येलो विंड दाओइस्ट, सुप्रीम एल्डर मुस्कुराते हुए बोले। ऐसा लग रहा था कि उनकी हंसी में किसी छिपे हुए खंजर का स्वाद था। वह चाहता था कि जेन सुयान उसे सारा खजाना सौंप दे ताकि पूरी लिस्ट बनाई जा सके। साफ है, वह भी उस मौके को लेकर बहुत उत्सुक था जिसने जेन सुयान को गोल्डन इmmortal बनने का मौका दिया। अब तीनों सुप्रीम एल्डर्स पहले से ही एक साथ थे। दूसरे गोल्डन इmmortal बुजुर्गों ने जेन सुयान को बहुत दया से देखा। जाहिर है, तीन सुप्रीम बुजुर्गों के एक साथ आने से जेन सुयान के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। चाहे उसे फोर्सी दाओइस्ट का खजाना मिले या नहीं, उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने मिले हुए खजाने को सौंपकर अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तीन सुप्रीम एल्डर्स सेक्ट के मेरिटोरियस लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। सेक्ट लीडर सालों से अकेले रह रहे हैं, दुनियावी मामलों को नजरअंदाज कर रहे हैं और आप सभी को पावर सौंप रहे हैं। फिर भी आपने फेदर गेट को इतनी अस्त-व्यस्तता से मैनेज किया है। क्या आप सेक्ट को ऐसे ही मैनेज करते हैं? कोई हैरानी नहीं कि फेदर गेट खराब हो रहा है। ये तुम्हारे जैसे बूढ़े कुत्तों की वजह से है जो सेक्ट को जहर दे रहे हैं, अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज वह दिन है जब मैं सेक्ट को कैंसर से साफ करूंगा ताकि फेदर गेट की शान वापस ला सकूं। जेन सुयान ने फेदर गेट के कई बुजुर्गों को उदास नजरों से देखते हुए आह भरी। हालांकि वह फेदर गेट के अलग अलग कल्टीवेटर्स के स्वभाव के बारे में पहले से ही बहुत साफ थी, फिर भी वह काफी निराश महसूस कर रही थी। सच में, ये पहले से ही एक ऐसा सेक्ट था जिसे बचाया नहीं जा सकता था। कहावत है कि अगर ऊपर का बीम सीधा नहीं होगा तो नीचे का बीम टेढ़ा होगा। अरबों साल के डेवलपमेंट के बाद फेदर गेट बहुत ज्यादा करप्ट हो गया था। ये संप्रदाय हर जगह अलग अलग ताकतों की उलझी हुई शाखाओं से जुड़ा हुआ था। ऊपर के लेवल पर इन खत्म होते हुए गोल्डन इmmortals का कब्जा था। किसी को भी उनसे आगे निकलने नहीं देना। वे रेगुलर तौर पर अलग राय रखने वालों को हटा देते थे और जीनियस लोगों को दबा देते थे। अनगिनत सालों से फेदर गेट ने कोई दूसरा ग्रेट लुओ नहीं बनाया था। इन गोल्डन इmmortal लीडर्स के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रोग्रेस को धीमा करने में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की थी। असल में फेदर गेट इतना खराब था कि कम से कम 99% वजह वही थे।
अफसोस की बात यह है कि वे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, एक गोल्डन इमोर्टल की तरह खेती करके, जिसमें पूरी तरह से लड़ने की ताकत थी। यहाँ तक कि समझदार लोग भी इसकी कमियां जानते थे, फिर भी किसी ने उन्हें उकसाने या उनके राज को खत्म करने की हिम्मत नहीं की। सैक्ट के कैंसर को साफ करें। इतने बड़े शब्द, आखिर सैक्ट का कैंसर कौन है? फेदर गेट की एक साधारण शिष्या सोचती है कि गोल्डन इमोर्टल तक आगे बढ़ने का मतलब है कि वह दुनिया में अजेय है। बूढ़े आदमी, कई अरब साल जीने के बाद मैंने पहली बार इतना घमंडी सच्चा शिष्य देखा है। लगता है मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि पुराने जमाने के गोल्डन इमोर्टल का क्या मतलब होता है। अभी अभी एडवांस हुआ गोल्डन इमोर्टल अभी भी इज्जत से पेश आना होगा। अभी आपके लिए चार्ज लेने का समय नहीं आया है। रेडफिश ताओइस्ट का चेहरा बहुत गुस्से वाला था। वह बस गुस्से में था, वह बस एक पीले बालों वाली लड़की थी। बस थोड़ा सा मौका मिलते ही वह खुद को दुनिया में अजेय समझने लगी। इन पुराने जमाने के गोल्डन इमोर्टल्स को अपनी नजरों में बिल्कुल नहीं रखती थी। ये बहुत ही अजीब था। वह फेदर गेट इलाके में रहने वाली इस पीले बालों वाली लड़की से कहना चाहता था कि अगर वह एक असली ड्रैगन भी है तो भी उसे बात मानकर वहीं रहना होगा। अमर तकनीक, महान मछली ड्रैगन तकनीक। यह उनकी मशहूर जन्मजात अमर तकनीक थी। एक बार इस्तेमाल होने पर मछली से ड्रैगन में, येन से यांग में बदल जाती थी, जिसमें इन यांग और 5 तत्वों के बदलाव होते थे। ये बहुत रहस्यमय थी, जिसमें बहुत ताकत थी। अचानक उससे एक भयानक अमर शक्ति निकली। जबरदस्त अमर शक्ति 108 असली ड्रैगन में बदल गई, जिन पर बारीक नक्काशी वाले अमर ताबीज बने हुए थे। एक ही हथेली का वार हुआ, जैसे 100 असली ड्रैगन एक साथ वार कर रहे हों। ये हाफ सटीक ग्रेट लुओ की शक्ति है, जो एक अजेय गोल्डन इमोर्टल है। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना कोई नया गोल्डन इमोर्टल कर सके। सुयान के बीच का अंतर एक खाई जैसा था, इसीलिए वह एक आम एल्डर के बजाय फेदर गेट का सुप्रीम एल्डर बन सका। ऐसे महान लुओ संप्रदाय में सभी सामाजिक संबंध झूठे हैं, केवल शक्ति ही असली है। बहुत कमजोर हो, मेरे सामने घुटने टेक दो। जेन सुयान न तो चकमा दिया और न ही टाला। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही, बिल्कुल भी हिली नहीं। धमाका टिल्ड टिल्ड टिल्ड। उसके शरीर से एक बहुत बड़ी ताकत निकली, लेकिन जिसने ऐसा किया वह जेन सुयान नहीं, बल्कि उसका अवतार झो सुई था। एक अवतार के तौर पर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक आम गोल्डन इमोर्टल से की जा सके। अचानक एक बहुत बड़ा ड्रैगन हाथी गुफा आसमान में उतरा, जैसे बहुत सारे पुराने दिव्य हाथी और पुराने सच्चे ड्रैगन दिखाई दे रहे हों, जैसे नर्क की दुनिया आसमान से उतर आए हो और कई दानव देवताओं पर जुल्म कर रही हो। इस समय ये जगह और समय कांप रहा था और दहाड़ रहा था। क्या अवतार लेने से पहले ही झो सुई ने कोई कदम उठाया? उसके भीतर स्वर्ण अमर गुफा दुनिया की दमनकारी शक्ति। इस शक्ति ने पदार्थ में संघनित होकर अमर तकनीक, महान मछली ड्रैगन तकनीक को सूखी लकड़ी को नष्ट करने की तरह कुचल दिया। तुरंत ही अमर शक्ति से बना असली ड्रैगन का ये ग्रुप टूट गया और कुछ नहीं रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे नकली सामान असली सामान से मिल गया हो और उसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। यहाँ तक कि रेडफिश ताओइस्ट भी गोल्डन इमोर्टल केव वर्ल्ड की जबरदस्त ताकत का शिकार था, जैसे कोई दुनिया उस पर टूट पड़ी हो। एक धमाके के साथ रेडफिश ताओइस्ट का शरीर एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर ऐसे बोझिल था जैसे उस पर 10,000 पहाड़ हों। हड्डियां टूट रही थीं और बहुत सारा खून बह रहा था। जमीन पर एक ह्यूमनॉइड क्रेटर भी दिखाई दिया। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन हिल नहीं सका। असंभव। रेडफिश ताओइस्ट का चेहरा लाल हो गया था। वह बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा था। सैकड़ों अरबों साल तक एक हाफ सटीक ग्रेट लुओ, एक अजय गोल्डन इमोर्टल और फेदर गेट के एक सुप्रीम एल्डर के तौर पर रहने के बाद उन्होंने ऊंचे पदों पर काम किया। फेदर गेट में किसी से कम नहीं, फिर भी एक व्यक्ति से कम और 10,000 से ज्यादा। लेकिन अब वह अपने सामने खड़ी इस युवा महिला शिष्या के दबाव में एक मरे हुए कुत्ते की तरह दबा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी जान भी उसकी मर्जी पर थी। ये तो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक था। ऐसी बेतुकी बात क्यों हुई? वह इस समय बहुत निराश महसूस कर रहा था। अगर आज की घटना बाहर आ गई तो यह स्टेट कॉन्टिनेंट में हंसी का पात्र बन सकता है। रुको, तुम लापरवाह बदमाश। सीनियर की बात न मानने की हिम्मत करके आप मौत को बुला रहे हैं। ये सीन देखकर योहाई ताओइस्ट को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। शुरू में वह बीच में नहीं पड़ना चाहता था, ये सोचकर कि सिर्फ रेडफिश ताओइस्ट भी इस नए एडवांस्ड गोल्डन इमोर्टल जेन सुयान से आसानी से निपट सकता है। किसने सोचा होगा कि बस एक पल में रेडफिश ताओइस्ट को एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा जाएगा, जो हिल भी नहीं पाएगा। इससे सुप्रीम एल्डर्स की पूरी तरह बेइज्जती हुई।
ठीक इसी समय आसपास के फेदर गेट गोल्डन इमोर्टल एल्डर्स के चेहरे भी शक और शक से भरे हुए थे। उन्हें सुप्रीम एल्डर्स की ताकत पर शक होने लगा था। वे सोच रहे थे कि क्या समय के साथ उन्होंने हाफ सटे ग्रेट लुओ की लड़ने की ताकत खो दी है। एक बार शक पैदा होने पर उनकी अथॉरिटी कमजोर हो सकती है। तब तक ये कहना मुश्किल है कि कितने लोग उनकी बात सुनेंगे। आखिरकार इनमें से हर गोल्डन इमोर्टल एक एहसान फरामोश सफेद आंखों वाला भेड़िया है, जो भी उनकी मदद करता है उसे अपना भला करने वाला मानता है। वे भी दीवार पर लगी घास की तरह हैं, जो बदलाव की हवाओं के साथ लहरा रही हैं। अगर वे पूरी ताकत नहीं दिखाते हैं तो उन्हें बाहर किया जा सकता है। ये फेदर गेट का जंगल का कानून है। अमर तकनीक, महान योहाई तकनीक। ये योहाई ताओइस्ट की जन्मजात अमर तकनीक है, जो अमर दुनिया के नौ शांति सागर से निकली है। एक बार खुला तो ये दुश्मनों को नौ शांति समुद्र में खींच सकता है, जिसके पानी में एक भयानक विनाशकारी शक्ति है, जो अमर शरीर को भी खत्म कर देती है। कहानी के अनुसार 9 सेरेनिटी सी अमर लोगों का अंत है, जहां एक अमर राजा भी इसकी गहराई में गिर सकता है। भले ही उन्होंने इस टेक्निक को सिर्फ ग्रेट अचीवमेंट रेल्म तक ही सीखा, लेकिन यह उन्हें हाफ सटे ग्रेट लुओ की कॉम्बैट पावर देने के लिए काफी थी। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। एक पल में नौ शांति का काला पानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लगातार बहने लगा, जिससे आसपास की जगह जंग खाकर टुकड़े टुकड़े हो गई और एक बड़ी काली झील बन गई। एक बार 9 सेरेनिटीज वाटर्स में डूब जाने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता। एक नया गोल्डन इमोर्टल मेरे सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मरना। बोलने वाला येलो विंड ताओइस्ट था, जो अब और शांत नहीं बैठ सकता था। हालांकि यह बात कि दो सुप्रीम एल्डर्स एक नए गोल्डन इमोर्टल को घेर रहे थे ठीक नहीं थी, लेकिन यह एक नए गोल्डन इमोर्टल से हारने से बेहतर था। अगर वे इस नए गोल्डन इमोर्टल को दबा नहीं पाए तो सुप्रीम एल्डर्स की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सुयान को पूरी तरह से दबाना था, भले ही इसका मतलब हो कि ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर जुल्म करें या बहुत से लोग किसी एक के खिलाफ हों, वे हर कीमत पर कार्रवाई करेंगे। जन्मजात अमर तकनीक, महान पीली हवा तकनीक। यह एक हाई लेवल इमोर्टल टेक्निक है जिसमें हवा के नियम, स्पेस के नियम, कटिंग के नियम और भी बहुत कुछ शामिल है। एक बार इस्तेमाल होने पर यह खतरनाक पीली हवा को बुलाता है। ये जहां भी जाती है हर चीज को चीरती हुई जाती है, जैसे मौत का तूफान ला रही हो। इस तकनीक से येलो विंड ताओइस्ट ने अनगिनत एलियन अमर लोगों को मार डाला। पहले वह एलियन लड़ाई के मैदानों में एक बदनाम और खतरनाक इंसान था, जिसके नाम से एलियन अमर प्राणी भी कांप उठते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसने अपनी जवानी का साहस खो दिया और वह और भी ज्यादा डरपोक होता गया। अपनी जान बचाने और ऊंचे लोगों तक पहुंचने के लिए वह कुछ भी गंदा और शर्मनाक काम करने को तैयार था। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अचानक एक भयानक पीला तूफान आया, जो 9 स्वर्गों से आने वाली आसमानी हवा जैसा था। हर पीली हवा की धार आसानी से स्पेस टाइम को चीर सकती थी, जिससे आसपास का इलाका बिखर जाता था। तूफान जहां भी गुजरा, ऐसा लगा जैसे सब कुछ तबाह हो रहा है, मौत के तूफान जैसा। 2 हाई टियर अमरता कलाएं एक साथ खत्म हो गईं। आधा कदम चलने पर भी डालुओं को धनुष की 3 लंबाई पीछे हटना पड़ा। इससे येलो विंड ताओइस्ट और योहाई ताओइस्ट की जबरदस्त लड़ाई की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये खत्म हो गया है। जेम्सुयान पूरी तरह से खत्म हो गया है। उनके आसपास फेदर गेट के सभी गोल्डन इमोर्टल बुजुर्गों ने अफसोस के साथ कहा। 2 सुप्रीम बुजुर्गों के एक साथ काम करने से, भले ही जेम्सुयान बहुत ताकतवर था, उसका विरोध करना नामुमकिन था, लगभग मौत पक्की थी। आखिरकार जेम्सुयान तो बस एक नया चढ़ा हुआ गोल्डन इमोर्टल था। डालुओं की ताकत का सामना कैसे कर सकती थी? असल में जेम्सुयान को थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि उसे 2 हाई टियर अमरता कलाओं की भयानक ताकत का एहसास हुआ और वह जानती थी कि वह अपनी ताकत से उनका सामना नहीं कर सकती। बूम टिल्ड टिल्ड। लेकिन इसी समय उसका अवतार जो सुई अचानक खाली जगह से बाहर आया, बिना किसी भावना के, और उसने एक ऐसा गोल्डन इमोर्टल डोमेन फैलाया जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो 1 अरब किलोमीटर के दायरे में फैला था, और उसने आसमान और धरती को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य सम्राट उतर आया हो, जिसे रोका नहीं जा सकता। अमर तकनीक, स्वर्ग सम्राट की कैद हथेली। गू की लाइफ इमोर्टल टेक्निक थी, जिसमें जबरदस्त शक्ति थी। हालांकि यह पहले भी किया गया था, लेकिन यह एक छोटा सा ट्रायल था जो बताने लायक नहीं था। डालुओं के सामने ही इस सुप्रीम इमोर्टल टेक्निक की शक्ति पूरी तरह से दिखाई जा सकती है। धम्म। ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ दिखाई दिया, जो स्वर्ग के राजा के हाथ जैसा था।
इस पर घने और रहस्यमयी दिव्य चिन्ह खुदे हुए थे, जिनमें पहाड़, नदियां और अनगिनत जीव दिखाई गए थे। ऐसा लगता था कि यह हथेली इस दुनिया और सभी जीवों को कंट्रोल करती है। इसमें एक दुनिया भी थी, जो ग्रे, अस्त व्यस्त हवा के बहाव से घिरी हुई थी और हमेशा रहने वाली आभा फैला रही थी। जैसे ही वह बड़ा ताड़ का पेड़ दिखाई दिया, इस जगह पर समय रुक गया, जैसे उस पर समय रुक गया हो, और कोई भी अमर प्राणी एक इंच भी हिल नहीं सकता था। इसमें जाहिर है 3 सुप्रीम एल्डर्स भी शामिल थे। अंदर ही अंदर उन्हें एक अनोखा झटका लगा। उन्हें लगा कि वे सिर्फ चींटियां हैं। ऐसा लग रहा था जैसे यह विशाल ताड़ का पेड़ स्वर्ग से उतरा हो और कह रहा हो कि अगर सम्राट चाहे तो मंत्रियों को मरना होगा। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक पल में ग्रेट योहाई टेक्निक और ग्रेट येलो विंड टेक्निक, 2 हाई टियर अमरता कलाएं, इस हथेली का सामना नहीं कर सकी और खत्म हो गई। उनकी सारी ताकत चूर्ण हो गई। उसी समय इस हथेली ने सीधे योहाई ताओइस्ट और येलो विंड ताओइस्ट को मारा। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया गिर रही है और आसपास का स्पेस टाइम टूट रहा है। अच्छा नहीं है। योहाई ताओइस्ट और येलो विंड ताओइस्ट, 2 हाफ सटेप दलों में विरोध करने की कोई काबिलियत नहीं थी। उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए, महल की दीवारों से जोर से टकराए और तुरंत 2 इंसानी निशान छोड़ गए। क्योंकि यह महल बहुत मजबूत मटेरियल से बना था, इसलिए गोल्डन इमोर्टल के पूरे वार से भी शायद ही कोई निशान बचे, लेकिन अब इसमें दरारें आने लगी थीं। यह इस हड़ताल की भयावहता के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसके साथ ही जमीन पर हथेली का एक साफ निशान दिखाई दिया, ऐसा निशान जो अरबों साल बाद भी फीका नहीं पड़ेगा। ये सच में मालिक के लायक है, ये बहुत शक्तिशाली है। ये सीन देखकर जेन सुयान की खूबसूरत आंखें प्यार से भर गईं। जब वह झो उसुई की सिलहूट को देख रही थी, उसका दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसके मालिक के लिए तीनों सुप्रीम एल्डर्स को संभालना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा बिना किसी जरा सी कोशिश के। शायद उसके गुरु की साधना गोल्डन इमोर्टल लेवल पर ही थी, लेकिन लड़ाई की ताकत के मामले में यह उन लोगों से कम नहीं थी जिन्होंने अभी अभी ग्रेट लुओ दायरे में कदम रखा था। नहीं तो यह इतने लेवल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन चाहे जो भी हो, वह अपनी मालिक खुद है, और जाहिर है वह जितनी मजबूत होगी उतनी ही अच्छी होगी। गद्दार, तुम सचमुच गद्दार हो। किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे फेदर गेट पर लाना। आप फेदर गेट के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? फेदर गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स झो सुई को अचानक आते देखकर हैरान और डरे हुए थे। वे पूरी तरह डर गए थे। अगर विरोधी टीम पीछे नहीं हटती तो अब तक वे मर चुके होते। इतने सालों में ये पहली बार था जब उन्हें मौत इतनी करीब महसूस हुई। डालुओ लेवल के आधे कदम पर थे, फिर भी वे इतने कमजोर क्यों महसूस कर रहे थे? क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति पहले से ही डालुओ गोल्डन इमोर्टल था? दूसरे गोल्डन इमोर्टल बुजुर्गों की भी पुतलियां सिकुड़ गई थीं। वे झो उसुई को ध्यान से देख रहे थे। बाहरी, यह कोई बाहरी नहीं है। यह एक गोल्डन इमोर्टल पपेट है जो मुझे 4 सीज दाओइस्ट रेलिक ट्रेजर में मिला। इसमें आधे कदम वाले डालुओं की लड़ने की ताकत है। ऐसा लगता है कि तीनों सुप्रीम एल्डर्स इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जेन सुयान की नजरें घूम गईं और उसने तुरंत झो सुई को एक सही वजह बताई कि वह एक गोल्डन इमोर्टल लेवल की कठपुतली थी, जो एक तरह से कठपुतली जैसी ही थी, और यह रहस्यों से भरे अलग अलग तरह के जीवन रूपों में बदल सकता है। आखिरकार झो सुई यहाँ अपनी असली पहचान नहीं बता सकता था। कठपुतली का भेष धारण करना बेहतर था। सुनहरी अमर कठपुतली। ओह जेन सुयान, आपने दावा किया कि आपको 4 सीज ताओइस्ट का अवशेष नहीं मिला है। अब आप आखिरकार खुद को सामने ला रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे बहस करते रहते हैं। रेडफिश ताओवादी गुस्से में था और उसने जेन सुयान को घूरा। वह जलन से लाल हो गया। किसने सोचा होगा कि 4 सीज ताओइस्ट हवेली में इतने सारे खजाने हैं, जिसमें इतनी शक्तिशाली गोल्डन इमोर्टल कठपुतली भी शामिल है। ये सच में अविश्वसनीय था। सैकड़ों अरबों सालों तक साधना करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मैं इस गोल्डन इमोर्टल पपेट का मुकाबला नहीं कर सकता और आसानी से हार जाता हूँ। डालुओ गोल्डन इमोर्टल की लड़ाकू शक्ति का हिस्सा मौजूद है। अगर मुझे ये गोल्डन इमोर्टल पपेट भी मिल जाए तो क्या मैं कई गोल्डन इमोर्टल्स को हरा नहीं पाऊंगा? बहस, मुझे बहस करने की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। फेदर गेट में ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता है। अब मैं एक गोल्डन इमोर्टल हूं और मैं हाफ सटेप ग्रेट लुओ लेवल पर एक गोल्डन इमोर्टल पपेट को कंट्रोल करता हूं। मेरी ताकत तुम तीनों से पूरी तरह से ज्यादा हो गई है। अब से मैं फेदर गेट का सुप्रीम एल्डर हूं और तुम सबको मेरे आगे झुकना होगा। क्या मुझे अब भी तुम्हें समझाना पड़ेगा? क्या इससे तुम्हें शर्म आ रही है?
जेन सुयान ने कई गोल्डन इमोर्टल बुजुर्गों को बेपरवाही से देखते हुए उपहास किया। उसने सीधे तौर पर माना कि उसे 4C डाओइस्ट के अवशेष मिले हैं। उसका बहस करने का कोई इरादा नहीं था। अब वह जो ताकत दिखा रही है, उसे देखते हुए कौन कुछ और कहने की हिम्मत कर सकता है। क्या ये सुनकर तीनों सुप्रीम एल्डर्स, रेडफिश ताओइस्ट, योहाई ताओइस्ट और येलो विंड ताओइस्ट के चेहरे पूरी तरह हरे हो गए। ये साफ तौर पर उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ था। लेकिन उनके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि जेन सुयान, जो अब हाफ सटेप ग्रेट लुओ पपेट के कंट्रोल में था, न सिर्फ उनके बराबर था बल्कि उनसे ऊपर भी था। अगर विरोधी चाहे तो भी वह बिना किसी मेहनत के उन्हें आसानी से मार सकती थी। आप रेडफिश ताओइस्ट, योहाई ताओइस्ट और येलो विंड ताओइस्ट शुरू में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अचानक शून्य से एक अजीब आत्मा का उतार चढ़ाव आया। जिसने अभिनय किया वह गोल्डन इमोर्टल लेवल पर ड्रीम सोल गू था। अब झोंग सुई उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठा सका और सीधे गोल्डन इमोर्टल्स के 3 सुप्रीम एल्डर्स को कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया। ड्रीम सोल गू गोल्डन इमोर्टल दायरे में जाने के बाद नाइटमेयर के बीजों में बदल सकता है। ये नाइटमेयर सीड्स आसानी से गोल्डन इमोर्टल्स को कंट्रोल कर सकते थे। यहाँ तक कि हाफ सटेप ग्रेट लुओ लेवल के विरोधी भी विरोध नहीं कर सके। बूम टिल्ड अगले ही पल एक एक करके रहस्यमयी नाइटमेयर के बीज बिना किसी आवाज के रेडफिश ताओइस्ट, योहाई ताओइस्ट और येलो विंड ताओइस्ट के शरीर में घुस गए और आसानी से उनकी प्राइमोडियल स्पिरिट्स में मिल गए। वे पहले ही झोंग सुई से बुरी तरह घायल हो चुके थे, जिससे उनमें कई कमजोरियां दिख रही थीं, इसलिए वे नाइटमेयर सीड्स के हमले का सामना नहीं कर सके। लगभग तुरंत ही तीनों सुप्रीम एल्डर्स नाइटमेयर सीड्स के कंट्रोल में आ गए। एक पल के लिए अनजाने में उनकी पुतलियों पर बुरे सपने के निशान दिखाई दिए और वे अपनी आत्माओं के कंट्रोल में आ गए। हम समझते हैं अब से लेडी जेन फेदर गेट की जूनियर सेक्ट लीडर हैं। वह हमारे फेदर गेट की वारिस है। हम सब लेडी जेन की बात मानेंगे। रेडफिश ताओइस्ट, योहाई ताओइस्ट और येलो विंड ताओइस्ट तुरंत नर्म पड़ गए और जेन सुयान के सामने पूरी तरह से झुकने का इशारा किया और कसम खाई कि वे फिर कभी उसके ऑर्डर नहीं तोड़ेंगे। क्या कई गोल्डन इमोर्टल एल्डर्स पूरी तरह हैरान थे। वे तीनों सुप्रीम एल्डर्स को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले जिद्दी सुप्रीम एल्डर्स सच में इतनी पूरी तरह हार मान लेंगे, जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। लेकिन ध्यान से सोचने पर उन्हें ये बहुत सही लगा। जैसा कि कहा जाता है, जो लोग समय के साथ ढल जाते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। तीनों सुप्रीम एल्डर पहले से ही ऐसे लोग थे जो कमजोरों को धमकाते थे और ताकतवरों से डरते थे। सुयान की गोल्डन इमोर्टल पपेट से बुरी तरह पिटने के बाद वह लगभग मौत और गायब होने की कगार पर है। अगर वे नहीं माने तो उन्हें पीटा जाएगा और मार दिया जाएगा। इसके अलावा अमर दुनिया और फेदर गेट में यह हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जहां ताकतवर कमजोर पर जीतते हैं और ताकतवर का सम्मान किया जाता है। अब जब जेन सुयान के पास सबसे मजबूत कॉम्बैट पावर है, तो वह नेचुरली फेदर गेट को कमांड कर सकती है। अगर जेन सुयान ने सच में 4C डाओइस्ट के सारे खजाने हासिल कर लिए तो क्या हुआ? उसके पास पहले से ही पूरी ताकत है। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता और इस बात को सिर्फ मान सकता है। ये कहा जा सकता है कि जेन सुयान अब फेदर गेट में राज कर रहा है। यह क्या है? क्या आपको कोई आपत्ति है? अगर आप असंतुष्ट महसूस करते हैं तो आप अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं। जेन सुयान दूसरे गोल्डन इमोर्टल बुजुर्गों को देखकर मुस्कुराई, जैसे उसकी मुस्कान में कोई छिपा हुआ खतरा हो। उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसे अपनी पावर का फायदा मिल रहा था। अपने मालिक की ताकत पर भरोसा करके वह फेदर गेट में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी। पहले के ऊंचे गोल्डन इमोर्टल बुजुर्ग उसके सामने सिर्फ सिर झुका सकते थे। एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। हम सभी जूनियर सेक्ट लीडर के आदेशों का पालन करते हैं। सुयान की खतरनाक नजर देखकर कई गोल्डन इमोर्टल एल्डर्स कांप उठे। उन्हें डर था कि अगर वे जिद पर अड़े रहे तो उनका अंत 3 सुप्रीम एल्डर्स से बेहतर नहीं होगा। यहाँ तक कि 3 सुप्रीम एल्डर्स को भी ऐसी हालत में पीटा गया, उन्हें तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए उन सभी ने अपना समर्पण दिखाया और जूनियर सेक्ट लीडर के तौर पर जेन सुयान की जगह मानने को तैयार हो गए। आखिरकार उसके जैसे गोल्डन इमोर्टल के आगे झुकना कोई शर्मनाक बात नहीं है। हालांकि जेन सुयान बहुत छोटा है, लेकिन अमर दुनिया में उम्र मायने नहीं रखती, सम्मान उम्र के साथ नहीं आता। इसके बजाय जो जितना मजबूत होगा उसे उतना ही अधिक सम्मान मिलेगा। जेन सुयान के पास अब इतनी ताकत है कि वह वहां मौजूद हर गोल्डन इमोर्टल को झुकाने के लिए काफी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, गोल्डन इमोर्टल बुजुर्गों को अचानक कुछ बुरा लगा, जैसे ये शब्द कहना कोई बुरी बात हो।
उनके लिए यह कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से अब वे चाहे जो भी कहें, बहुत देर हो चुकी थी। बूम टिल्ड टिल्ड बू की शक्ति उन पर उतर आई, जिससे नाइटमेयर के बीज आसानी से उनके दिमाग की दरारों में घुस गए और उनकी प्राइमोडियल स्पिरिट्स में पूरी तरह से पैरासाइट बन गए। इस समय चाहे उन्होंने पहले क्या सोचा हो या उन्होंने हार मानने का नाटक किया हो या उनके कुछ और प्लान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुस्वप्न बीज के नियंत्रण में स्वर्ण अमर बुजुर्गों का ये समूह ड्रीम सोल्गू द्वारा गुलाम बना लिया जाता है और ड्रीम सोल्गू की कठपुतली बन जाता है। कुल 81 गोल्डन इमॉर्टल्स। अब फेदर गेट के ज्यादातर गोल्डन इमॉर्टल्स को मैंने गुलाम बना लिया है। इसका मतलब है कि असल में फेदर गेट अब मेरे कंट्रोल में है। भविष्य में फेदर गेट मेरा होगा। झो सुई को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। साफ है, फ्लाइंग सेलेस्टियल पीक पर दिखने वाले गोल्डन इमॉर्टल्स असल में फेदर गेट के ज्यादातर गोल्डन इमॉर्टल्स हैं। भले ही कुछ लोग दूर हों या बंद कमरे में खेती कर रहे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वे फेदर गेट पर वापस नहीं लौटते, जाहिर है वे उसके कंट्रोल में रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अब से फेदर गेट भी उनकी कमांड में एक फोर्स होगी। लेकिन ये कहना होगा कि फेदर गेट एक महान लुओ संप्रदाय होने के नाते खरा उतरता है, जिसमें इतने सारे गोल्डन इमोर्टल बुजुर्ग हैं। इमॉर्टल्स होते, बस यही लिमिट होती। इसकी तुलना फेदर गेट से कैसे की जा सकती है, जिसने असल में दर्जनों गोल्डन इमॉर्टल्स को पाला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह चू राज्य महाद्वीप को आसानी से दबा सकता है। भले ही पंख वाला तपस्वी अक्सर बंद साधना में रहता है और अलग अलग कामों को संभालने के लिए कभी बाहर नहीं आता, फिर भी पंख वाला गेचू स्टेट कॉन्टिनेंट का बिना किसी शक के मालिक बना हुआ है और कोई भी उसकी जगह को चुनौती नहीं दे सकता। इन गोल्डन इमॉर्टल्स के अलावा फेदर गेट में कई प्रोफाउंड इमॉर्टल्स, हेवनली इमॉर्टल्स और यहाँ तक कि अर्थ इमॉर्टल्स भी हैं। उन सभी को मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। इस तरह फेदर गेट के अमर लोग पूरी तरह से मेरे कमांड में रहेंगे। तब तक फेदर गेट की शक्ति का लाभ उठाकर मैं धीरे धीरे पूरे चू राज्य महाद्वीप को निगल सकता हूँ और सभी गोल्डन कोर सैक्ट्स और गोल्डन कोर फोर्सेस पर पूरी तरह कब्जा कर लो। झो सुई ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने अगले एक्शन और प्लान को याद करने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका काम इतनी आसानी से हो जाएगा। वह बस फेदर गेट पर पहुंचा और आसानी से पूरे फेदर गेट पर कब्जा कर लिया। शायद ये किस्मत की सुरक्षा थी, जिससे कई अचानक होने वाली घटनाएं कम हो गईं। उन्होंने लगभग अपनी योजनाएं आसानी से पूरी कर ली। वैसे सबसे जरूरी चीज है फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के मास्टर फेदरेड एसेटिक। इस व्यक्ति से पूरी तरह निपटने के बाद ही फेदर गेट सच में मेरे कंट्रोल में आ सकता है। पक्का नहीं पता कि फेदरेड एसेटिक के साथ क्या सिचुएशन है। झो सुई ने दूर के फेदर असेंशन पीक पर नजर रखी, क्योंकि फेदर एसेटिक उस पीक पर बंद साधना में है, लेकिन बहुत लंबे समय से दिखाई नहीं दिया है। उसकी स्थिति पता नहीं है। पूरी चोटी एक प्रोहिबिशन एरे से ढकी हुई है, जो कम से कम एक 6th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन है। इसलिए जबरदस्ती घुसना असल में नामुमकिन है। लेकिन वह जल्दी में नहीं था। जब तक एरे हॉट गू ने फेदर गेट के 6ठे स्टेप वाले इमोर्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल किया, तब तक वह नेचुरली पूरे फेदर गेट को कंट्रोल कर सकता था, जिससे उसे फेदर एसेटिक की मौजूदा स्थिति का पता चल जाता। तो अब उसे बस धैर्य से इंतजार करने की जरूरत थी। तस्क अगर मैं फेदर गेट को पकड़ लूं, तो इतने सालों में फेदर गेट द्वारा जमा किए गए सारे खजाने मेरे हो जाएंगे और कई अमर आर्ट्स टेल्स किताबी कीड़े का खाना बन जाएंगे। झो सुई को लगा कि इस काम से उसे पूरी तरह से फायदा हो रहा है, 1000 गुना फायदा हो रहा है। कोई भी बिजनेस इसकी तुलना नहीं कर सकता। आखिरकार यह एक महान लुओ शक्ति है जिसने अरबों सालों से चू राज्य महाद्वीप पर राज किया है और इसके अंदर अनगिनत खजाने हैं। फिर भी पंख वाले तपस्वी से निपटने से पहले उसे अभी भी सावधानी से काम करना था। ... 1 घंटे बाद। बहुत अच्छा, लगता है आप सब सिचुएशन समझ गए हैं। चूंकि ऐसा है, इसलिए अब से मैं फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट का यंग सेक्ट मास्टर हूँ। 3 सुप्रीम एल्डर्स से ऊपर सभी मामलों की देखरेख करना कियानकुन ही करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जा सकते हैं और दूसरे अमर लोगों को मेरी वसीयत के बारे में बता सकते हैं। जेन सुयान अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी और कई गोल्डन इमोर्टल बुजुर्गों को देख रही थी। हाँ, युवा संप्रदाय गुरु। कई गोल्डन इमोर्टल बुजुर्गों ने सम्मान से जवाब दिया, फिर तुरंत चले गए। 3 सुप्रीम एल्डर भी ठीक होने के लिए अपनी अपनी चोटियों पर लौट आए। यह उथल पुथल चुपचाप रुक गई। किसी को नहीं पता था कि फेदर गेट का मालिकाना हक बदलना शुरू हो गया है। जहां तक जेन सुयान की बात है,
वह झोंग सुई को वापस उस चोटी पर ले गई जहां वे असल में रहते थे। सच्चे शिष्य होने के नाते उनके पास स्वाभाविक रूप से एक स्वतंत्र चोटी थी जो उनका महल थी। स्विश। इस समय पहाड़ी महल में लौटने के बाद झोंग सुई ने अपना अवतार बदला। पलक झपकते ही जेन सुयान के बगल में आ गया और उस औरत को नीचे देखते हुए बोला, तुम्हें तो पता है कि बाघ की ताकत कैसे उधार लेनी है। फेदर गेट का यंग सैक मास्टर बनना और बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करना कैसा लगता है? मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे मालिक ने दिया है। मेरे मालिक जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मैं वही करूंगा। जेन सुयान झोंग सुई के पास घुटनों के बल बैठी, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली थी, उसकी भौहें और आंखें प्यार से भरी हुई थी। वह जानती थी कि जब तक वह इस आदमी की अच्छी तरह से सेवा करेगी तब तक वह जो चाहेगी पा सकती है। फेदर गेट के यंग सैक मास्टर का टाइटल मामूली था। सच कहूं तो उसकी बड़ी ख्वाहिशें थी, जैसे डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनना या फिर इमोर्टल किंग बनना। सिर्फ इस आदमी के साथ रहकर ही वह ऐसे सपने पूरे कर सकती थी। इस समय वह कोई महान अमर महिला नहीं थी, बल्कि अपने मालिक के प्यार के लिए तरसती हुई एक छोटी सी नौकरानी थी। मालिक झू बाओए और जियांग लिंगर, दो बहुत अच्छी नौकरानियां, भी झोंग सुई को प्यार से देखती थी। उनका भी यही विचार था। उनके लिए फेदर गेट अब कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं रह गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आदमी उनके सामने था। इतना समय साथ बिताने के बाद वे एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए थे। हर साधना सेशन के साथ उन्हें इस आदमी ने पूरी तरह जीत लिया था। हर तरह से वे इस आदमी की खास संपत्ति बन गए थे। इतना खराब भी नहीं। झोंग सुई को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। थोड़ी देर बाद कपड़े गिर गए और महल की गहराई से जोरदार बातचीत की आवाजें आने लगीं। हवा में बसंत का हल्का सा एहसास था, जैसे सैकड़ों फूल खिले हों, बहुत रहस्यमयी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक साथ गाने वाले पक्षी हों, जो जोर शोर से गा रहे हों और ज्यादा देर तक रुक नहीं पा रहे हों। कुछ ही महीने बाद बूम टिल्ड टिल्ड, झोंग सुई जो गहरे पीले दायरे में साधना कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि अरे हॉट गू इसी पर टूट गया था और थर्ड क्लास हाई ग्रेड से चौथे स्टेज पर पहुंच गया था। इसका मतलब था कि इसने फेदर गेट के छठे स्टेप वाले इमोर्टल फॉर्मेशन लियांग यिन यांग यू हुआ फॉर्मेशन में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और इस तरह ये नेचुरली ग्रेट लुओ रेल्म के गू इंसेक्ट में बदल गया। आखिरकार चौथे स्टेज पर पहुंच गए। झोंग सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसे बहुत शांति महसूस हो रही थी। आखिर एरे हॉट गू की सफलता तो बस एक आम बात थी और उसके लिए ये सच में कुछ भी नहीं था। एक बार जब ग्रेट लुओ इमोर्टल एरे का लेवल पहुंच जाता है तो ये सिर्फ केव हेवन वर्ल्ड बनाने के बारे में नहीं रह जाता, यह अपनी खुद की वर्ल्ड बैरियर वाली एक पूरी दुनिया है। इस तरह ग्रेट लुओ फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली है। एक बार एक्टिवेट होने पर ये या तो दुनिया के अंदर दुश्मनों को कैद कर सकता है या उन्हें दुनिया की रुकावट के बाहर रोक सकता है। इसके इतना शक्तिशाली होने का कारण यह है कि इसमें जीवन नियम शामिल है। डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने के लिए व्यक्ति को जीवन नियम को समझना होगा। जब लाइफ लॉ को बनावट में डाला जाता है तो ये बहुत ज्यादा जीवन शक्ति पैदा करता है, जिससे जीवन हमेशा बना रहता है। अगर फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा नष्ट भी हो जाए तो भी वह तेजी से फिर से बन जाएगा। डालुओ गोल्डन इमोर्टल की अमर और कभी न खत्म होने वाली शक्ति है। यह असल में आम गोल्डन इमोर्टल से तुलना करने लायक नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो आगे मैं एक ग्रेट लुओ लेवल इमोर्टल एरे भी बना सकता हूँ। झोंग सुई को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। आखिरकार एक इमोर्टल एरे किसी भी फोर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह अनगिनत सालों तक किसी पावर की किस्मत की रक्षा कर सकता है। साथ ही ये सभी के लिए एक सुरक्षित जगह का काम भी कर सकता है। फेदर गेट के खरबों सालों तक बने रहने का कारण सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन का होना है। नहीं तो विदेशी हत्यारे बहुत पहले ही फेदर गेट पर हमला कर चुके होते, बजाय इसके कि वे अब भी हिलने की हिम्मत करते। अगर वे सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन में घुस जाते तो वे विदेशी इमोर्टल्स शायद तुरंत मर जाते। हालांकि सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन बनाना कोई आसान काम नहीं है। सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन का एरे कोर कहाँ से आता है, इसे छोड़ दे तो सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन के लिए सामान ऐसी चीज है जिसे आम ग्रुप नहीं पा सकते। भले ही वे अपना सब कुछ दे दे, उन्हें शायद वह न मिले, लेकिन एरे हॉट गू को कंट्रोल करना सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन के कोर को मास्टर करने के बराबर है, जिसका मतलब है कि पहली मुश्किल पहले ही पार हो चुकी है। आने वाली चुनौतियां तो बस स्वाभाविक हैं। जब तक काफी समय और ताकत हो
तब तक सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन के लिए सामान ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस समय क्या फेदरगेट का पूरा मुख्य ग्रुप मेरे कंट्रोल में नहीं है? ये सोचकर झो सुई भावुक हो गया। वह लंबे समय से फेदरगेट की मौजूदा स्थिति का पता लगाना चाहते थे, लेकिन सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन की मौजूदगी की वजह से उसने जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि दालुओ गोल्डन इमोर्टल पंख वाले तपस्वी को कुछ पता चल जाएगा। अगर पंख वाले तपस्वी को खतरा महसूस हुआ तो वह पूरी तरह से फेल हो सकता था। जब तक एरेहॉट गू ने सिक्स्थ स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन में पूरी तरह महारत हासिल नहीं कर ली, तब तक उसे आराम महसूस नहीं हुआ। बस टिल्ड ये सोचकर झो सुई ने संकोच नहीं किया और तुरंत एरेहॉट गू के साथ संवाद किया। तुरंत एक अदृश्य शक्ति आसानी से फेदरगेट के छठे स्टेप वाले अमर फॉर्मेशन के हर कोने में फैल गई, जो फेदरगेट के अंदर किसी भी मना की गई जगह को देख सकती थी। इसमें जाहिर है वह गुफा वाली हवेली भी शामिल थी जहां पंख वाले तपस्वी अकेले में साधना करते थे। आखिरकार वह सबसे ज्यादा उत्सुक था पंख वाले तपस्वी की अभी की हालत के बारे में, कि इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद भी वह गुफा वाली हवेली में क्यों रह रहा था और दिखाई क्यों नहीं दिया। रुको, क्या ये पंख वाला तपस्वी है? क्या वह दाव के साथ मर्ज होने वाला है? ग्रे कुशन पर पालथी मारकर बैठा था। सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों, मुंह, नाक, कान और दूसरी जगहों से काला अजीब सा लिक्विड बह रहा था। उसी समय उसके शरीर से उल्टी जैसी बदबू फैल गई। ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग और इंसान के 5 गुणों के खत्म होने की हालत में है। उससे गिरावट, मौत और बुराई का एक ऐसा माहौल निकला जो पूरे गुफा वाले घर में फैल गया। अगर आम अमर लोग इस आभा के संपर्क में आते तो वे तुरंत दाव में मिल जाते और दाव से जुड़े राक्षस बन जाते। इस बिजली से गुफा वाली हवेली की जमीन भी खराब हो गई थी, जिससे कई गड्ढे और क्रेटर बन गए थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि उसके अंदर की ताकत न सिर्फ कमजोर नहीं हुई है, बल्कि लगातार बढ़ रही है। कोई हैरानी नहीं कि वह गुफा वाली हवेली से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा लगता है कि पंख वाला तपस्वी पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पंख वाला तपस्वी ग्रेट लुओरेन दाओ फ्यूज्ड मॉन्स्ट्रोसिटी बन सकता है। ये चू राज्य महाद्वीप के लिए एक अकल्पनीय आपदा बन जाएगी। ये ह्यूमन कबीले के लिए एक आपदा भी बन सकता है। झो सुई का भाव बहुत गंभीर था। उन्हें स्थिति की परेशानी का एहसास हुआ। बेशक पंख वाले तपस्वी की फोर्सी डाओइस्ट के साथ पिछली लड़ाई के घाव बार बार उभर आते थे। हालांकि पंख वाले तपस्वी ने अपनी चोटों को स्थिर करने के लिए कई तरीके अपनाए थे। बुरी बात यह है कि वह पहले से ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और सालों की लड़ाई के बाद उनकी उम्र लगातार कम होती जा रही थी। आज तक वह इसे दबा नहीं सका। पूरा इंसान स्वर्ग और इंसान के 5 गुणों के खत्म होने की मुसीबत में चला गया। ये कैंसर से पीड़ित एक इंसान की तरह था जो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन पंख वाला तपस्वी अपनी मौत को खुशी खुशी कैसे मान सकता था? एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल के तौर पर अनगिनत साल जीने के बाद भी वह ऐसे ही मरना नहीं चाहता था। वह एक ऊंचे लोक में कदम रखना चाहता था और इमोर्टल किंग का नजारा देखना चाहता था। इसलिए वह एलियन युद्ध के मैदान में जाकर मरना बर्दाश्त नहीं कर सका। वह फेदरगेट के अंदर ही रहा और डाउलाइजेशन से बचने और मुसीबत से बचने का रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पंख वाला तपस्वी पूरी तरह से फेल हो गया। अगर पंख वाले तपस्वी में बहुत ज्यादा ताकत और जिंदा रहने की कमजोर इच्छा शक्ति न होती तो वह पूरी तरह हार मान लेता। तब तक पूरा फेदर गेट एक डेड जोन बन जाएगा। फेदर ट्रांसफॉर्मेशन गेट के सभी शिष्यों की मौत अजीब तरह से होगी और वे अमर दुनिया में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। एक तरह से झो सुई को पंख वाले तपस्वी के होने वाले डाउलाइजेशन का तुरंत पता चल गया और यह पता नहीं कि उसने कितने अमर लोगों की जान बचाई, जो सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वास्तव में ये भाग्य का मार्गदर्शन है। इंसानी कबीले की अनदेखी किस्मत मुझे फेदर गेट की ओर ले जा रही है। इस बड़ी मुसीबत को पहले ही हल करने के लिए झो सुई की आंखों में रोशनी की एक झलक दिखी। शुरू में वह इतनी जल्दी फेदर गेट नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे बता रही थी कि उसे फेदर गेट की सभी ताकतों को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए जितनी जल्दी हो सके फेदर गेट जाना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि पंख वाले तपस्वी की समस्या की वजह से स्वर्ग और पृथ्वी की किस्मत में बदलाव आया था, जिससे बड़ी मुसीबत क्यों ही फैल गई थी, जिसने झो सुई को भी यहाँ खींच लिया था। अगर इस मुसीबत का हल नहीं निकला तो कोई नहीं जानता कि चू स्टेट कॉन्टिनेंट में कितनी जानें चली जाएंगी। आखिरकार
एक बार जब डालुओ गोल्डन इमोर्टल से डाउलाइजेशन मॉन्स्टर बन जाता है तो लगभग कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये किसी भी प्राकृतिक आपदा से अनगिनत गुना ज्यादा भयानक है। लेकिन पंख वाला तपस्वी मर नहीं सकता। झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आखिरकार एक बार जब पंख वाले तपस्वी की मृत्यु हो जाएगी तो पूरे चू राज्य महाद्वीप में भारी उथल पुथल मच जाएगी। पंख वाले तपस्वी की रोकने वाली ताकत के साथ दूसरी महान लुओ सेनाओं ने चू राज्य महाद्वीप पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर वह हार जाता है तो चू स्टेट कॉन्टिनेंट पर जरूर दूसरी ग्रेट लुओ सेना कब्जा कर लेगी। ऐसा मत सोचिए कि चू राज्य के पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा भी है तो भी यह मास ही है। कई ग्रेट लुओ सेनाओं को इस बात की परवाह नहीं होगी कि चू स्टेट के पास कितने रिसोर्स हैं। अगर फायदा होगा तो वे जरूर हिस्सा लेने आएंगे। अगर दूसरी ग्रेट लुओ सेनाएं चू राज्य में घुस गईं तो उनकी सालों की प्लानिंग मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पंख वाले तपस्वी को शायद मारा नहीं जा सकता। अभी पंख वाला तपस्वी जिंदा रहने की इच्छा के धागे से मुश्किल से अपना जीवन बनाए हुए है। अगर झो सुई उसे मारने की कोशिश करता है तो वह जिंदा रहने की इच्छा खत्म कर देगा। अगर ऐसा होता है तो पंख वाला तपस्वी तुरंत डाउलाइजेशन से गुजर सकता है और ग्रेट लुओ दायरे में एक डाउन राक्षस बन सकता है। उस समय विरोधी की ताकत 10 गुना या कई दर्जन गुना बढ़ जाएगी। तब कोई भी राक्षस को संभाल नहीं पाएगा। फेदर गेट की भविष्य की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। ये निश्चित रूप से एक डेड जोन बन जाएगा। ये पूरे चू राज्य महाद्वीप को कभी न खत्म होने वाली मुसीबत में डाल सकता है। अगर ऐसा है तो शायद उसे सील करने के लिए सिर्फ इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करके पंख वाले तपस्वी के डाउलाइजेशन के समय में देरी करें। झो सुई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और एक उपाय सोचा, जो था पंख वाले तपस्वी को सील करना। बेशक ये सबसे अच्छा नतीजा है। एक बार जब पंख वाले तपस्वी को सील कर दिया जाएगा तो वह मरेगा नहीं और दूसरी ताकतों को पता नहीं चलेगा कि वह पहले ही खत्म हो चुका है। वे अब भी सोचेंगे कि वह जिंदा है, बस बंद कमरे में साधना कर रहा है। आखिरकार एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल के गिरने से जरूर आसमान हिला देने वाली घटनाएं होंगी जिन्हें छिपाना नामुमकिन है। जब तक वे आसमानी चीजें नहीं दिखती, यह इस बात का सबूत है कि डालुओ गोल्डन इमोर्टल जिंदा है। इस तरह दूसरी ग्रेट लुओ सेनाएं चू स्टेट जैसी जगह की चाहत नहीं करेगी। इस बीच झो सुई चू राज्य में सुरक्षित रूप से विकास कर सकता था, क्योंकि झो सुई के पास सबसे ज्यादा समय की कमी है। साफ है, जब तक वह डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन जाएगा सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर पंख वाला तपस्वी गिर भी जाए तो भी ये पूरी तरह से बेमतलब है। आखिरकार फेदर गेट के अंदर एक नया डालुओ गोल्डन इमोर्टल सामने आया है। दूसरी ताकतें तो बस लाचार ही होंगी। अगर यह सफल हो गया तो पंख वाला तपस्वी एक अच्छा हथियार हो सकता है। झो सुई ने पलकें झपकाईं। बेशक जल्द ही डाउलाइजेशन बनने वाला पंख वाला तपस्वी बहुत खतरनाक है, एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह। एक बार यह फट गया तो कोई नहीं जानता कि कितने लोग मारे जाएंगे या घायल होंगे। लेकिन कुछ मायनों में इसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली ताकत भी होती है। उदाहरण के लिए, अगर डाउलाइज्ड पंख वाले तपस्वी को किसी एलियन घोंसले में फेंक दिया जाए तो पता नहीं कितने एलियन साधकों का कत्ल हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही होगी। या अगर दुश्मन उसका पीछा करना चाहे तो वह पंख वाले तपस्वी को बाहर निकाल सकता है और वे दुश्मन उसकी स्कीम में फंसकर बर्बाद हो सकते हैं। अगर पंख वाले तपस्वी को सफलतापूर्वक सील कर दिया जाता है तो उसे बहुत फायदा होता है। एक ही बार में 3 लक्ष्य हासिल करना। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। ये सोचकर झो सुई ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए। उसका फिगर चमका और उसने चुपचाप एक क्लोन को फेदर असेंशन पीक में भेज दिया, जिससे वह आसानी से फेदर एस्थेटिक की एकांत साधना गुफा में घुस गया। भले ही आसपास एक प्रोहिबिशन एरे था, एरे हॉटगू ने यहाँ 6th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन में बहुत पहले ही महारत हासिल कर ली थी, जिससे उसके लिए यह आसान हो गया बिना कोई दिक्कत किए। ये क्लोन आसानी से पंख वाले तपस्वी के पास पहुंच गया। जैसे ही वह गुफा में घुसा, उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ फैली हुई मुसीबत ची यानी डाउलाइजेशन की ची उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रही है और उसे डाउ का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है। ये बस डाउ ट्रांसफॉर्मेशन का जहर है, जिसका आम अमर लोगों के लिए विरोध करना मुश्किल होता है। अमर तकनीक ड्रैगन हाथी जेल दमन। बिना किसी हिचकिचाहट के झो सुई की कॉपी ने तुरंत इस जनजात अमर टेक्निक को इस्तेमाल किया। यह अमर तकनीक शरीर को नर्क की तरह इस्तेमाल करती है और सभी देव दानवों को दबा देती है। गोल्डन इमोर्टल दायरे में जाने के बाद
इस इमोर्टल टेक्निक की शक्ति एक नए लेवल पर पहुंच गई। अगर पंख वाले तपस्वी अभी भी होश में होते तो शायद उन्हें दबाना और सील करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब दुश्मन पहले ही मौत के दरवाजे पर है, उसे कोई होश नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ शारीरिक एहसास है और वह स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर सकता। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। अगले ही पल उसने पंख वाले तपस्वी को तुरंत अपने शरीर में समा लिया और उसे अपने अंदर की गुफा वाले आसमान में कैद कर लिया। इसके साथ ही ड्रैगन एलिफेंट रून्स ने खाली जगह को बंद कर दिया, जिससे चेन बन गई जो पंख वाले तपस्वी के शरीर में मिल गई। इस तरह पंख वाले तपस्वी को एक अपराधी की तरह कैद कर लिया गया और उसे कई ड्रैगन हाथी जंजीरों से बांध दिया गया। एक पल के लिए पंख वाले तपस्वी पर दाव परिवर्तन की गति अनगिनत बार धीमी हो गई, लगभग रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय उनका रेजिस्टेंस और दाव ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड इक्विलिब्रियम की स्थिति में पहुंच गई थी। अस्पष्ट रूप से उसके अंदर की गुफा के आसमान के अंदर का समय और जगह इस पल में कैद होकर ठोस हो गया। ऐसा लग रहा था कि पंख वाला तपस्वी एक गुफा जैसी आसमानी दुनिया में चला गया है जहां समय मना था। जैसा कि ड्रैगन एलिफेंट केव स्काई से उम्मीद थी, ये सच में सभी गॉड डेमन्स को दबा सकता है। हालांकि यह सिर्फ गोल्डन इमोर्टल रेल्म है, लेकिन एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल को दबाना, जिसने खुद की जानकारी खो दी है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये दृश्य देखकर झो उसुई का असली रूप तुरंत बहुत संतुष्ट हो गया। वह समझ सकता था कि जब पंख वाले तपस्वी को उसकी रेप्लिका की गुफा वाली आसमानी दुनिया में बंद कर दिया गया तो उसके दाव ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड अनगिनत बार धीमी हो गई। असल में 10,000 साल के अंदर पंख वाला तपस्वी पूरी तरह से एक राक्षस में बदल सकता है, लेकिन अब कम से कम 10 लाख साल तक पंख वाले तपस्वी को कोई समस्या नहीं आएगी। ड्रैगन एलिफेंट केव स्काई के दबाव में वह इसी जीवित मौत की हालत में रहेगा। ये राज्य चाहे झो सुई हो, फेदर गेट हो या चू स्टेट कॉन्टिनेंट हो, बहुत फायदे लाता है और कम से कम 10 लाख साल तक संतुलन और शांति बनाए रखता है। मुझे किस्मत मिल गई है, मुझे किस्मत मिल गई है। अगर ऐसा है तो फेदर गेट पर अब कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। अब फेदर गेट के सारे खजाने ऊपर से नीचे तक मेरे हैं। अचानक झो सुई को ये ख्याल आया, उसकी आंखें चमक उठी। पहले वो पंख वाले तपस्वी की धमकी के कारण फेदर गेट की तिजोरी में खजाने को छूने से बचता था, लेकिन अब पंख वाला तपस्वी बहुत पहले ही एक जिंदा मुर्दा बन चुका है जिसे उसने सील कर दिया है। इस तरह पूरा फेदर गेट उसके कंट्रोल में है। वह फेदर गेट के साथ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। वह अपनी मर्जी से सभी तरह के खजाने ले सकता है, यहाँ तक कि पूरा चू राज्य महाद्वीप भी उसका डोमेन बन सकता है। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ये सोचकर झो सुई की दिव्य इंद्रिय ने स्कैन किया और तुरंत फेदर असेंशन पीक के ऊपर एक बहुत बड़ा खजाना ढूंढ लिया, जो सिर्फ डालुओ गोल्डन इमोर्टल फेदर एसेटिक का था, जिसमें अरबों सालों से जमा किया गया खजाना रखा था। असल में फेदर गेट में 2 बड़े खजाने हैं। पहला तो जाहिर है पब्लिक वॉल्ट है, जिसमें फेदर गेट के पास अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए गए खजाने रखे हैं। दूसरा है फेदर एसेटिक का ग्रेट लुओ ट्रेजर वॉल्ट, जिसमें सालों से उनका पर्सनल कलेक्शन है। कीमत के मामले में पंख वाले तपस्वी का ग्रेट लुओ ट्रेजर वॉल्ट बेशक ज्यादा कीमती है। पब्लिक वॉल्ट में बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत कम है। डालू और गोल्डन इमोर्टल की नजर में वे ज्यादा कीमती नहीं हैं। स्विश। इस समय झो सुई की रेप्लिका चमकी और तुरंत फेदर असेंशन पीक के खजाने में घुस गई। अब इस तिजोरी के निषेध सरनी को लंबे समय से सरनी हॉटगू द्वारा नियंत्रित किया गया था, इसलिए वह आसानी से तिजोरी का दरवाजा खोल सका। एक धमाके के साथ वॉल्ट का दरवाजा खुला और झो सुई की रेप्लिका अंदर आ गई। तभी उसने अंदर चमकदार खजाने देखे। इसमें कोई शक नहीं कि फोर्सी डाओइस्ट की तुलना में पंख वाला तपस्वी अनगिनत गुना ज्यादा अमीर है। आखिरकार यह एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल है जो अरबों सालों से जी रहा है और अनगिनत खजाने जमा कर रहा है। नहीं, असल में इतने सारे सुप्रीम इमोर्टल स्टोन्स हैं। तसक तसक, एक डालुओ गोल्डन अमर के योग्य, वास्तव में अमीर। झो सुई की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका दिल बहुत सदमे में आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके सामने जो दिखाई दिए वे सबसे बड़े अमर पत्थर थे, जो चमकते हुए बिना किसी कमी के थे, जिनमें बहुत सारे अविनाशी पदार्थ थे और जो अमरता की चमक से भरे हुए थे। ये खासियत सुप्रीम इमोर्टल स्टोन्स की है। हर सबसे बड़े अमर पत्थर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जो दूसरे अमर पत्थरों से बेजोड़ है। यह एनर्जी क्रिस्टल के सबसे ऊंचे रूपों में से एक है। बाहरी दुनिया में एक ही सबसे बड़ा अमर पत्थर छोटे लेवल के अमर लोगों को भी पागल कर सकता है।
लेकिन अब इस ग्रेट लुओ ट्रेजर वॉल्ट में उसने सबसे बड़े अमर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर देखा, और अगर ध्यान से गिना जाए तो उनकी संख्या 500 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो एक अकल्पनीय दौलत थी। ये जानना चाहिए कि सुप्रीम इमोर्टल स्टोन्स बाहरी दुनिया में दुर्लभ स्पिरिट ट्रेजर हैं, क्योंकि हर सबसे बड़ा अमर पत्थर एकदम सही और पूरा होता है, जिसमें बहुत ज्यादा अविनाशी चीज होती है। दूसरे शब्दों में, अगर इन सबसे ऊपर अमर पत्थरों को गुफा जैसी आसमानी दुनिया में जोड़ दिया जाए तो वे उसकी ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं और अंदर के कभी न खत्म होने वाले पदार्थ को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स इतने कीमती हैं और अनगिनत इमोर्टल्स इन्हें चाहते हैं। साथ ही वे बहुत कीमती भी हैं। एक टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन हजारों टॉप ग्रेड फेरी स्टोन के बराबर है। यहाँ तक कि गोल्डन इमोर्टल्स भी बड़ी संख्या में टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स नहीं पा सकते। केवल दालुओ गोल्डन इमोर्टल्स ही इतनी मात्रा हासिल कर सकते हैं। इतने सारे टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स के साथ अगर वे सभी मेरे अंदर की सेलेस्टियल वर्ल्ड में इंटीग्रेट हो जाएं, भले ही मेरी सेलेस्टियल वर्ल्ड का डायमीटर पहले से ही 10 बिलियन किलोमीटर से ज्यादा है, यह मेरी अंदर की सेलेस्टियल वर्ल्ड के मास को काफी बढ़ा सकता है। इस तरह खेती में लगने वाली बहुत सी मेहनत बच जाती है। जो उसुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसके अंदर की दिव्य दुनिया सच में बहुत बड़ी थी, जिसका डायमीटर 100 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा था। ये सोचना मुश्किल था कि दिव्य दुनिया के विकास को बढ़ावा देने के लिए कितनी अविनाशी चीजें लगेंगी। बाहरी मदद के बिना सैकड़ों अरबों साल की कड़ी मेहनत के बाद भी वह जरूरी नहीं कि गोल्डन इमोर्टल की परफेक्शन तक पहुंच पाए। लेकिन अगर उसे बहुत सारे इमोर्टल एलिक्सिर या टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन मिल जाएं, तो इससे उसे खेती का बहुत समय बचाने और अपनी खेती की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। रुको, क्या ये बोधि अमर फल हो सकता है? अचानक झो उसुई को खजाने में एक अमर फल मिला, जो मशहूर बोधि अमर फल निकला। बोधि अमर फल अमर दुनिया के बोधि वृक्ष से आता है। इसे लेने के बाद व्यक्ति कारण के सिद्धांत को समझ सकता है और अपनी समझ को बहुत बढ़ा सकता है। अमर दुनिया में कई अमर लोग स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बोधि अमर फल पाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से बोधि अमर फलों की मात्रा बहुत कम है। केवल कुछ अमर लोग ही बोधि अमर फल प्राप्त कर सकते हैं। बेशक एक दालुओ गोल्डन इमोर्टल के तौर पर पंख वाले तपस्वी ने 3 बोधि इमोर्टल फल पाने के लिए काफी कीमत चुकाई। ताओइफिकेशन की हालत में आया है, उसे बोधि इमोर्टल फ्रूट्स खाने का मौका नहीं मिला है। इस तरह खजाने में ऐसे कीमती अमर फल छोड़ गए। अगर मैं बोधि अमर फल के बीजों का इस्तेमाल बोधि वृक्ष उगाने के लिए कर सकूं, तो क्या इससे भविष्य में बोधि अमर फलों की लगातार सप्लाई नहीं होगी? तब तक न केवल मुझे बल्कि पूरे जुवानहुआन संप्रदाय को बहुत फायदा होगा। इससे जुवानहुआन संप्रदाय के अनुयायियों की कानूनों को समझने की क्षमता भी तेजी से बढ़ सकती है। झो उसुई की आंखें तुरंत चमक उठी, वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। साफ है, दूसरे अमर लोगों के लिए ये सिर्फ कुछ बोधि अमर फल पाने के बारे में है। एक बार खा लेने के बाद बोधि अमर फल पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन वह अलग है, वह मेडिसिन गू की शक्ति का इस्तेमाल करके बोधि वृक्ष उगा सकता है और फिर बड़ी संख्या में बोधि अमर फल काट सकता है। पिछली जिनसेंग फल के पेड़ों, 5 नीडल पाइन वगैरह की तरह ये अमर पेड़ भी जुवानहुआन संप्रदाय की नींव बन सकते हैं। जैसा कि एक दालुओ गोल्डन इमोर्टल से उम्मीद की जाती है, उसके पास इतने कीमती इमोर्टल फल भी हैं। लेकिन ये थोड़ी बदकिस्मती की बात है कि बोधि इमोर्टल फ्रूट्स के अलावा कोई और इमोर्टल एलिक्सिर या इमोर्टल पिल्स नहीं है। झो उसुई ने खजाने पर एक नजर डाली। उसने बहुत सारे अमर अमृत और अमर फल खोजने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा अनुमान है कि पंख वाले तपस्वी ने अपने घावों को ठीक करने के लिए खजाने में रखी सभी अमर गोलियां और अमर अमृत बहुत पहले ही खा लिए थे। केवल बोधि अमर फल ही बच पाए। आखिरकार ये अमर फल सिर्फ कानूनों की समझ बढ़ाने का काम करते हैं और चोटों को ठीक करने पर इनका कोई असर नहीं होता। जाहिर है, पंख वाले तपस्वी उन्हें नहीं खाएंगे। इसके विपरीत उन्हें जबरदस्ती खाने से उसकी चोटें और बिगड़ सकती हैं और उसका ताओवाद में जाना तेज हो सकता है। इसलिए बोधि अमर फल बिना खाए रह गए। हालांकि कोई अमर गोलियां या अमर फल नहीं है, लेकिन कई कीमती मिनरल मटेरियल हैं। इन कीमती चीजों का इस्तेमाल अलग अलग इमोर्टल एरे को अरेंज करने के लिए किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल अलग अलग इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक ऑफिशियल सील, डिवाइन सील वगैरह। शायद इस मौके पर उन सभी को बेहतर बनाया जा सकता है।
झो उसुई को एहसास हुआ कि खजाने में बहुत सारी कीमती चीजें रखी हैं, जैसे ताई फाइन गोल्ड, प्रोफाउंड आइस सोल, 9 हेवंस कोल्ड आयरन, 7 कलर्ड स्ट्रीमिंग लाइट स्टोन, रेड फ्लेम स्टोन वगैरह। ये सभी अमर दुनिया के दुर्लभ मिनरल हैं। उन्हें बाहर से खोजना आसान काम नहीं है। सिर्फ एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल ही अनगिनत सालों की कलेक्शन के बाद इतनी मात्रा में दुर्लभ मिनरल्स हासिल कर सकता था। अगर ये दुर्लभ मिनरल्स बेचे जाएं, तो इनकी कीमत कम से कम कई अरब टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स के बराबर होगी। कोई कह सकता है कि ये खजाने बहुत कीमती हैं और इन्हें कम नहीं समझना चाहिए। खजाने की तिजोरी में सबसे कीमती चीज यह एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। ये पंख वाले तपस्वी की जीवनबद्ध अमर कलाकृति फ्रीडम विंग्स भी है। झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने खजाने की तिजोरी में एक एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट का टुकड़ा देखा। वह पूरी तरह ट्रांसपेरेंट लग रहा था। उस पर खास पंख बने हुए थे और उस पर अनगिनत रहस्यमय निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पंख स्पेस और टाइम की गहराई में विलीन हो गए हों और उनकी असली जगह को समझना नामुमकिन था। ये जानना कि फेदरेट एस्थेटिक के आगे बढ़ने का कारण यह एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट फ्रीडम विंग्स का अचानक मिलना था, जिसकी क्षमताएं बहुत ही अद्भुत हैं। एक बार रिफाइन हो जाने पर आर्टिफैक्ट जबरदस्त स्पीड देता है, जिससे अरबों किलोमीटर तक आसानी से टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है। ये दुश्मन के हमलों से बचने के लिए पंखों की शक्ति का भी इस्तेमाल करता है। ये कई प्रोहिबिशन एरिया को भी आसानी से पार कर सकता है और कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आसानी से घुस सकता है। कलाकृति की ताकत का इस्तेमाल करके पंख वाले तपस्वी ने एक के बाद एक मना की गई जगहों में गहराई तक जाकर अनगिनत खजाने हासिल किए। दुश्मनों के पीछा करने पर भी वह आसानी से भाग निकला। यही कारण है कि पंख वाले तपस्वी इतने लंबे समय तक जीवित रह सके और ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल तक साधना में आगे बढ़ सके। सच कहा जाए तो फोर्सी डाओइस्ट के साथ पिछली लड़ाई में फेदरेट एस्थेटिक ने फोर्सी डाओइस्ट को बहुत कम आंका था, ये सोचकर कि विरोधी तो बस एक मामूली गोल्डन इमोर्टल है जिसका जिक्र करने लायक नहीं है, इसलिए उसने उससे सीधे भिड़ंत कर ली। आर्टिफैक्ट की शक्ति के साथ एक ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल को टक्कर देने के लिए काफी थे, जिससे पंख वाले तपस्वी बुरी तरह घायल हो गए। अगर फेदरेट एस्थेटिक ने विरोधी के खिलाफ फ्रीडम विंग्स का इस्तेमाल किया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन इस दुनिया में कोई अगर नहीं है। पंख वाले तपस्वी की थोड़ी देर की लापरवाही और बहुत ज्यादा घमंड की वजह से ऐसे नतीजे हुए। फिर भी पंख वाले तपस्वी की बहुत ज्यादा लापरवाही को पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार विरोधी तो सिर्फ एक गोल्डन इमोर्टल था। किसने सोचा होगा कि वह सच में ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल को टक्कर दे सकता है। अगर वह एक मामूली गोल्डन इमोर्टल के साथ लड़ाई से बचता तो उसकी इज्जत कहाँ रहती। ऐसी अमर कलाकृति को खुद ले जाने के बजाय खजाने की तिजोरी में रखा जाता है। क्या पंख वाला तपस्वी अपनी मौत के लिए तैयार है? झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह तुरंत समझ गया कि पंख वाले तपस्वी का फ्रीडम विंग्स को अलग करने का क्या इरादा है। शायद पंख वाले तपस्वी को आने वाली तबाही से बचने की चिंता थी और इस तरह वह एक डाउ ट्रांसफॉर्म जीव बन गया। एक बार डाउ जीव में बदल जाने के बाद फ्रीडम विंग्स के साथ वह शायद बेकाबू हो जाएगा। इसलिए खुद को बंद करने से पहले फेदरेट एस्थेटिक ने फ्रीडम विंग्स को अलग करने का फैसला किया और उसे खजाने की तिजोरी में रख दिया। अगर वह इस मुसीबत से निकल जाता तो फ्रीडम विंग्स को वापस पाना कोई मुश्किल नहीं होता। आखिरकार फेदर गेट के अंदर रहना बहुत सुरक्षित था। सुरक्षा के लिए इस एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट की जरूरत नहीं थी। कितनी अफसोस की बात है, पंख वाला तपस्वी अभी तक मरा नहीं है। यह एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट जल्द ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झो सुई को पछतावा हुआ। आखिरकार ये पंख वाले तपस्वी की जीवन भर की अमर कलाकृति है, जिसे पूरी तरह से उसने ही परिष्कृत किया है। जब तक पंख वाला तपस्वी पूरी तरह से मर नहीं जाता और उसके अंदर की आत्मा की छाप मिट नहीं जाती, तब तक दूसरे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी झो सुई के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। आखिरकार पंख वाले तपस्वी की मौत का समय तय करना उसी पर निर्भर था। इसके अलावा एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट पहले से ही उसके पास था और कोई और उसे हासिल नहीं कर सकता था। 1 घंटे तक इन्वेंट्री करने के बाद उन्हें कई सीक्रेट खजाने भी मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें एक एक करके नहीं बताया। झो सुई के लिए सबसे ज्यादा मददगार बोधी इमोर्टल फ्रूट और एब्सोल्यूट इमोर्टल आर्टिफैक्ट फ्रीडम विंग्स थे। सूश इस समय झो सुई खुशी खुशी फेदरेट असेंशन पीक से बाहर निकलकर जेन सुयान के घर लौट आया। क्या मास्टर का मतलब है कि सेक्ट मास्टर दाओ ट्रांसफॉर्मेशन के करीब है?
लगभग एक दाव प्राणी बन गए। ये सुनकर जेन सुयान अचानक चौंक गया। अगर यह सच में एक ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल दाव जीव में बदल गया तो पूरे चू स्टेट कॉन्टिनेंट को पता नहीं चलेगा कि इसे कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी और न ही कितने लोग मारे जाएंगे। चू स्टेट कॉन्टिनेंट की तो बात ही छोड़िए, फेदर गेट के अंदर भी सभी इमोर्टल्स शायद खत्म हो जाएंगे। ये सही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वह मेरे द्वारा सील कर दिया गया है। कम से कम 10 लाख साल तक वह पूरी तरह से नहीं बदलेगा। वह अभी भी काफी लंबे समय तक टिक सकता है। बेशक अगर मेरी साधना बढ़ती रही तो मैं उसके बदलाव की रफ्तार को और धीमा कर सकता हूँ। शॉर्ट में कुछ समय तक कोई दिक्कत नहीं होगी। झो सुई ने उसे भरोसा दिलाया। ऐसे में क्या पूरा फेदर गेट मालिक के कंट्रोल में नहीं होगा? जेन सुयान की आंखें तुरंत चमक उठीं। शुरू में उसे चिंता थी कि कहीं उसकी हरकतों का पता फेदर एसेटिक को न चल जाए। ऐसे समय में उसे तकलीफ हो सकती है। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं। पंख वाला तपस्वी अब आधा मरा हुआ था, जिसे गुरु ने सील कर दिया था। इसका मतलब है कि इस समय पूरा फेदर गेट उसके मालिक के कंट्रोल में था और वह महारानी बन गई, उसके अलावा सबसे ऊपर। सचमुच इससे बेहतर कुछ नहीं था। बिल्कुल, फेदर गेट में एक बड़ा सुधार अब शुरू हो सकता है। हम पूरे चू राज्य महाद्वीप को एक कर सकते हैं, उसे एक अभेद्य किले की तरह मजबूत कर सकते हैं। झो सुई ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर। जेन सुयान ने अपनी नाजुक मुठ्ठियां भींच ली, ये सोचकर कि अपने गुरु का अनुसरण करते हुए उसकी नजर सिर्फ चू राज्य तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। उसे दूसरे इंसानी इलाकों पर भी नजर रखनी चाहिए, शायद पूरी अमर दुनिया पर भी। गुरु के लिए सिर्फ फेदर गेट ही एक ऐसी शक्ति है जो आसानी से मिल जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि मास्टर पहले कभी अमर राजा रहे होंगे, नहीं तो उसमें इतनी ताकत और खुले विचारों की सोच कैसे आ सकती थी। ... कुछ दिनों के बाद गहरा पीला क्षेत्र, जुवानहुआन चोटी, एक गुफा में रहने की जगह। यहीं पर झो सुई ने खुद को साधना के लिए अलग कर लिया था और वो पंख वाले तपस्वी की गुफा से सारा खजाना, खासकर वे हाई ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स, वापस यहाँ ले आया और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। आखिर कौन जानता है कि इतने सारे हाई ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स उसकी अंदरूनी गुफा की दुनिया को किस हद तक इवॉल्व कर सकते हैं। गड़गड़ाहट टिल्ड। इस समय झो सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और अपनी अंदर की गुफा की दुनिया में एक के बाद एक हाई ग्रेड इमोर्टल स्टोन फेंक रहा था और उन्हें इमोर्टल मटेरियल के धागों में बदल रहा था। तुरंत ही ये अमर चीजें भी अंदर की गुफा के हर तारे में मिल गईं। इससे हर तारे का साइज और डेंसिटी और बढ़ गई। इससे भी जरूरी बात यह है कि अंदर की गुफा की दुनिया इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। किलोमीटर डायमीटर वाली गुफा की दुनिया सिर्फ एक नए गोल्डन इमोर्टल ने बनाई है और जैसे जैसे उसकी साधना बेहतर होगी, गुफा की दुनिया बढ़ती रहेगी। बेशक 100 अरब किलोमीटर का डायमीटर उसकी गोल्डन इमोर्टल गुफा दुनिया की लिमिट नहीं है। कुछ समय के लिए झो सुई पूरी तरह से साधना की प्रक्रिया में डूब गया। गोल्डन इमोर्टल के लिए खेती के दौरान समय का बहाव बहुत तेज होता है। पलक झपकते ही 2 लाख साल बीत गए। इतना लंबा समय बड़े बदलावों को दिखाता है, चाहे वह मॉर्टल वर्ल्ड में हो या इमोर्टल वर्ल्ड के चू स्टेट कॉन्टिनेंट में, जैसे कि छोटे छोटे बदलाव हो रहे हों। ... 2 लाख साल बाद नश्वर दुनिया, हरी चमक भव्य दुनिया। यह एक ग्रेट 1000 वर्ल्ड है जो हरे चमकदार पत्थरों से भरपूर है, जो जादुई चीजें बनाने के लिए जरूरी चीजों में से एक है, कीमती है और खेती करने वालों को बहुत पसंद है। जब से जुवानहुआन संप्रदाय ने इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड को जीत लिया है, ये भी जुवानहुआन संप्रदाय के इलाकों में से एक बन गया है। बेशक शुरू में यह इंसानों के कबीलों वाली दुनिया नहीं थी। ये दानव वंश के नियंत्रण में था, जहां अनगिनत दानव रहते थे। लेकिन जब से जुवानहुआन संप्रदाय ने हमला किया है, इस दुनिया में रहने वाले दानव कबीले के साधक लगभग खत्म हो गए हैं। ह्यूमन कबीले ने उनकी जगह ले ली और इस दुनिया के हीरो बन गए। पूरी दुनिया में ह्यूमन रेस के शहर बनाए गए और बहुत से इंसान इस दुनिया में रहने के लिए माइग्रेट कर गए। इस बीच दानव कबीले के साधकों को बदला लेने के मौके का इंतजार करते हुए गहरे पहाड़ों और जंगली जंगलों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेमन जियोंग वॉइड रिफाइनिंग का एक ऐसा डेमन क्लैन कल्टीवेटर था। वह और कई दूसरे राक्षस एक खास घाटी में छिप गए, जो राक्षस कबीले के लिए एक टेम्पररी बस्ती बन गई थी। यहाँ कई हारे हुए दानव कबीले के साधक इकट्ठा हुए। उन सभी के चेहरे उदास थे, जैसे उन कुत्तों के चेहरे जो अपना घर खो चुके हों।
ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है कि इन मामूली इंसानों ने असल में हमें इस हद तक मजबूर किया। ये बहुत बुरा है। हमें वापस लड़ना होगा और उन इलाकों को वापस लेना होगा जो हमारे हैं। दानव ज़ेओग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। लस्टग्रैंड वर्ल्ड के इंसान बहुत कमजोर थे, सिर्फ दानव कबीले का खाना थे। कौन सोच सकता था कि दूसरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स के इंसान इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। इसने इंसानी खेती करने वालों के बारे में उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि ह्यूमन क्लैन इतना पावरफुल हो सकता है। ये बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई है। सपने देखना बंद करो, हम इंसानी कबीले का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे पहले ही जानकारी मिल चुकी है कि ह्यूमन कबीले पर राज करने वाली ताकत का नाम जुवानहुआन सेक्ट है। ऐसा कहा जाता है कि यह जुवानहुआन संप्रदाय 2,40,000 सालों से स्थापित है। लस्टग्रैंड वर्ल्ड पर ही हमला नहीं किया है, उन्होंने दूसरी दुनियाओं पर भी हमला किया है। आज तक उन्होंने कुल 15,000 ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स पर विजय प्राप्त की है। हम उनमें से एक साधारण दुनिया हैं। इसका मतलब है कि हम जुवानहुआन सेक्ट की शक्ति के केवल एक छोटे से हिस्से का सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हमें अनगिनत बार खत्म करने के लिए काफी है। एक कंबाइंड बॉडी डेमन क्लैन कल्टिवेटर ने बेबसी से कहा। शुरू में उसने सोचा था कि वह ह्यूमन रेस सिटी पर जवाबी हमला कर सकता है और उन इलाकों को वापस पा सकता है जो कभी डेमन कबीले के थे। लेकिन ह्यूमन कबीले की जुवानहुआन सेक्ट की ताकत को अच्छी तरह समझने के बाद वह पूरी तरह से निराश हो गया है। वे 15,000 ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में फैली एक बहुत बड़ी चीज की तरह हैं। उनके छोटे डेमन कबीले के कल्टीवेटर्स के लिए उनसे मुकाबला करना नामुमकिन है। सच में ह्यूमन रेस सिटी पर जवाबी हमला करने की कोशिश करना पूरी तरह से आत्महत्या होगी। क्या मामूली इंसान भी इतने ताकतवर हो गए हैं? 15,000 महान हजार दुनियाओं पर विजय प्राप्त की, ये सच है या झूठ? इंसान इतने ताकतवर कब बन गए? जाहिर है वे बहुत कमजोर थे। उद्धरण चिन्ह। डेमन ज़ेओग हैरान रह गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इससे उनकी कल्पना पूरी तरह से उलट गई। ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। उनके लिए इंसान साधक बस कुछ समय के लिए जीने वाले जीव थे जिन्हें साधना के लिए एक स्पिरिचुअल रूट की जरूरत थी। उनके डेमन कबीले के उलट, जो नेचुरली खेती में माहिर थे, मजबूत शरीर और खास टैलेंट वाले थे। ऐसे हालात में मामूली इंसान कैसे दानवों के ग्रुप का मुकाबला कर सकते हैं? इस तरह पहले की हरी चमकती दुनिया के इंसान बिल्कुल बेकार थे, जो दरारों में रहकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले उसने इन मामूली इंसानों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। कौन सोच सकता था कि अब इंसानी कबीले ने असल में पूरी हरी चमकती दुनिया के दानव कबीले का सफाया कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। इंसानी कबीले को कम मत समझो। अमर दुनिया में भी इंसान 5 सुपर कबीलों में से एक है। हमारे डीमन कबीले से कम नहीं, इतने कि स्वर्ग में सभी कबीले डर से कांप उठें। हालांकि इंसान नेचुरली कमजोर होते हैं और उनकी उम्र कम होती है, लेकिन उनके पास एक खास तोहफा होता है। वे दूसरे कुलों की काबिलियत को आसानी से मिला सकते हैं और दूसरे जीवों के टैलेंट को अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंसान भी हमारे डेमन क्लैन के टैलेंट के साथ मिल सकते हैं और हमारी काबिलियत हासिल कर सकते हैं। इस जुवानहुआन संप्रदाय ने ऐसी क्षमता हासिल कर ली है। ऐसा कहा जाता है कि जुवानहुआन सेक्ट ने अब बड़ी संख्या में ब्लडलाइन पिल्स बनाई हैं, जिससे जुवानहुआन सेक्ट के कई शिष्यों को शक्तिशाली ब्लडलाइन टैलेंट में महारत हासिल करने में मदद मिली है, जिससे जुवानहुआन सेक्ट के मानव साधकों का टैलेंट किसी भी कबीले से कम नहीं है। महायान दानव जाति के एक साधक ने बड़ी भावना से कहा, शुरू में ऐसा लगा कि ब्लडलाइन पिल्स सिर्फ इमोर्टल वर्ल्ड में ही मिलेंगी। किसने सोचा होगा कि वे मॉर्टल वर्ल्ड में भी दिखेंगी, जिससे मॉर्टल दुनिया में इंसानों की ताकत जियोमेट्रिक लेवल तक बढ़ जाएगी। इंसान, जो कभी बहुत कमजोर थे, अचानक बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। आज से उन्होंने मॉर्टल वर्ल्ड में इलाकों को जीतना शुरू कर दिया है और ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की एक के बाद एक दुनिया पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले कि दूसरे कबीलों को पता चलता, वे पहले ही 15,000 दुनियाओं पर कब्जा कर चुके थे। कोई नहीं जानता कि दुनिया में इंसानों की ताकत किस हद तक पहुंच गई है। ये बहुत गलत है, दूसरे खानदानों के खून के टैलेंट को मिला पाना। अगर ऐसा है, तो क्या इंसान अपनी पसंद का कोई टैलेंट हासिल नहीं कर सकते? डेमन ज़ेओग पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इंसान जैसी कमजोर प्रजाति में इतना अनोखा टैलेंट हो सकता है। ऊपर से देखने पर इंसान सच में बहुत कमजोर लगते हैं, एक कोरे कागज की तरह। लेकिन जब तक इस पर कुछ लिखा जा सकता है, यह एक मास्टरपीस बन सकता है और तुरंत अनमोल बन सकता है।
एक बार जब ह्यूमन क्लैन अलग अलग टैलेंट में मास्टर हो जाता है तो वह एक सुपर क्लैन बन जाता है जो अरबों क्लैन के टैलेंट को मिला सकता है। ऐसा अनोखा टैलेंट डरावना होता है। बेशक अगर इंसानी कबीला डेवलप होता तो वे सभी कबीलों के टैलेंट को लूट सकते थे। इस तरह वे खुद को अरबों कबीलों से ऊपर स्थापित कर रहे हैं। अगर कोई ह्यूमन क्लैन को खत्म करना चाहता है तो ये तब करना होगा जब वे कमजोर हों। किसी भी हालत में ह्यूमन कबीले को पूरी तरह से बढ़ने नहीं दिया जा सकता। बेशक यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इमोर्टल वर्ल्ड में भी ब्लडलाइन पिल्स लेने का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं है। आखिरकार हर किसी की फिजिक और टैलेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए हर कोई अलग अलग ब्लडलाइन टैलेंट के लिए सूटेड नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ डेमन क्लैन ब्लडलाइन के लिए सही है, दूसरे डेमन क्लैन ब्लडलाइन के लिए या प्रिजन क्लैन ब्लडलाइन के लिए भी, वगैरह। अगर कंपैटिबिलिटी काफी नहीं है तो इससे शरीर फट सकता है और मर सकता है। जुवानहुआन संप्रदाय के ये इंसान साधक अलग हैं। ब्लडलाइन पिल्स लेने पर उनका सक्सेस रेट 100% लगता है। आज तक ब्लडलाइन पिल लेने में फेल होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। सच में यकीन नहीं होता। यह महायान क्षेत्र का दानव साधक पूरी तरह से हैरान था। अमर दुनिया में भी ब्लडलाइन पिल्स लेने वाले इंसानी साधकों की सफलता दर सिर्फ 30 से 40% है। फिर भी दुनिया में सफलता की दर 100% है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जुवानहुआन संप्रदाय ने ये कैसे हासिल किया। बेशक जुवानहुआन संप्रदाय को ये बात स्वाभाविक रूप से बुकवर्म की शक्ति के कारण पता चली। बुकवर्म की पावर की मदद से वे हर इंसान कल्टीवेटर की बॉडी का पता लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि हर कोई किस ब्लडलाइन के लिए सही है, जिससे ब्लडलाइन फ्यूशन में 100% सक्सेस रेट मिलता है। जुवानहुआन संप्रदाय के शासन में कई जीनियस लोग सामने आए हैं। ये कहा जा सकता है कि मौजूदा जुवानहुआन सेक्ट टैलेंट से भरा हुआ है और इसमें बहुत सारे टैलेंट हैं। जुवानहुआन संप्रदाय से कई शक्तिशाली लोग भी उभरे। कोई नहीं जानता कि कितने ऊंचे लेवल के साधक पैदा हुए हैं। हालांकि ये भी जुवानहुआन संप्रदाय का एक रहस्य है और स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। अगर जुवानहुआन संप्रदाय ने ग्रेट 1000 वर्ल्ड के 15,000 विश्वों पर विजय प्राप्त की है तो उनके पास असल में कितने महायान साधक हैं। डेमन जियोनग इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसे विशालकाय जीव के बारे में सोचने मात्र से ही वह बेकाबू होकर कांप उठता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वे भड़का सके। ये बहुत डरावना है। पक्का नहीं, लेकिन जुवानहुआन संप्रदाय 2,40,000 सालों से विकसित हो रहा है। जुवानहुआन कैलेंडर का साल 2,40,000 माना जा सकता है। अगर हर ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सिर्फ 100 महायान पैदा भी हुए हों तो भी अब तक कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा महायान साधक तो होंगे ही, है ना? महायान दायरे के दानव कबीले के साधक ने गहरी आवाज में एक मोटा मोटा नंबर बताते हुए कहा, धत्तेरे की 10 लाख से ज्यादा महायान। तो फिर लड़ने का क्या मतलब है? हमारी पूरी हरी चमकती दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 डेमन कबीले महायान ही हैं। हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? कई डेमन क्लैन कल्टीवेटर पूरी तरह से निराश थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि अगर वे थोड़ी और मेहनत करें तो वे ह्यूमन क्लैन पर पलटवार कर सकते हैं और अपने पुराने इलाके को वापस पा सकते हैं। जुवानहुआन संप्रदाय की ताकत को जानते हुए उन्हें लगता है कि असल में कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद यह एक डेड एंड पर पहुंच जाएगा। लाखों महायान साधकों के उन पर हमला करने से वे एक पल में धूल में मिल जाएंगे। हाँ, क्या आपको लगता है कि जुवानहुआन संप्रदाय में सिर्फ 10 लाख महायान साधक हैं? मत भूलो, जुवानहुआन संप्रदाय के बारे में सबसे डरावनी बात उनकी कठपुतली टेक्नोलॉजी है। ऐसा कहा जाता है कि जुवानहुआन संप्रदाय ने सैनिकों को बदलने के लिए फलियां बिखेरना नाम की एक अमर तकनीक में महारत हासिल कर ली है। यह अमर तकनीक एक के बाद एक कठपुतली सैनिक बना सकती है और ये कठपुतली सैनिक लगभग अविनाशी है। इस प्रकार एक दाव सैनिक सेना बनती है। चलो किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते, बस महायान दायरे में लाखों की संख्या में मौजूद दाव सैनिकों की सेना के बारे में बात करते हैं। जब जुवानहुआन संप्रदाय ने हमारी हरी चमकती दुनिया पर हमला किया था तो उन्होंने महायान दाव सैनिकों की एक सेना भेजी थी। महायान दाव सैनिकों के इस ग्रुप ने रास्ता बनाया और हरी चमकती दुनिया में तबाही मचा दी। उन्होंने हमारे दानव कुल के अनगिनत महायानों को खत्म कर दिया और अनगिनत शहरों को नष्ट कर दिया। भले ही हमारे डेमन कबीले ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और खुद को खत्म करने और दुश्मन को अपने साथ खत्म करने की कोशिश भी की, फिर भी हम सिर्फ कुछ कठपुतली सैनिकों को ही उड़ा पाए।
असली ह्यूमन कल्टीवेटर असल में बहुत दूर छिपे हुए थे और अपनी तरफ से बिना किसी कैजुअल्टी के लड़ाई को कंट्रोल कर रहे थे। कई डेमन क्लैन कल्टीवेटर्स को बहुत निराशा हुई। अगर वे सुसाइड अटैक करते हैं जिससे ह्यूमन क्लैन को भारी नुकसान हो सकता है, तो इसे एक अच्छा नतीजा माना जा सकता है। किसने उम्मीद की होगी कि उन्होंने कुछ कठपुतली सैनिकों को खत्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। साथ ही ये कठपुतली सैनिक अमर और अविनाशी हैं। चाहे कितना भी नुकसान हो, वे जल्दी ही अपनी असली हालत में वापस आ सकते हैं। एक तरह से वे ह्यूमन क्लैन को कोई खास नुकसान पहुंचाने में असल में नाकाम हैं। दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। यह उस लेवल पर पहुंच गया है जहां डेमन क्लैन कल्टीवेटर भी पूरी तरह से निराश महसूस कर रहे हैं। उन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ये सुनकर डेमन जियोंग अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस पल उसका बहुत ज्यादा गुस्सा गायब हो गया। अगर विरोध बेकार है तो एकमात्र विकल्प आंखें बंद करके मौत का इंतजार करना है। समस्या यह है कि कौन अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने को तैयार है। एक डेमन क्लैन कल्टीवेटर के तौर पर वह ऐसे ही मरना नहीं चाहता था। दूसरे कबीलों को डेमन कबीले में डर और मौत का डर कब से भरने का मौका मिला। कितनी हंसी की बात है। अगर हम सरेंडर करना भी चाहें तो ह्यूमन क्लैन शायद मना कर देगा, क्योंकि ह्यूमन क्लैन और डेमन क्लैन हमेशा से एक दूसरे के विरोधी क्लैन रहे हैं, इसलिए उनका एक साथ रहना नामुमकिन है। इंसानी कबीला तो दानव कबीलों के रहने की जगह को भी खत्म करता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस दुनिया से डेमन कबीले का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। दानव कुल के एक महायान ने दुखी होकर कहा। उनके चेहरे पर निराशा थी। जुवानहुआंग संप्रदाय को हराने की कोई उम्मीद नहीं मिली। सर, ये थोड़ा ज्यादा ही डरावना है। हालांकि ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड उन ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स जितना मशहूर नहीं है, फिर भी ये बहुत बड़ा है। इसके अलावा इसका इलाका बहुत मुश्किल है। जब तक हम इन घने पहाड़ों और जंगली जंगलों में छिपे रहेंगे, तब तक इंसानी कबीला हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भविष्य में ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड में डेमन कबीले के लिए रहने की कोई जगह नहीं होगी? डेमन जियोंग ने गहराई से कहा। उन्हें लगा कि दानव कुल का यह महायान बहुत ज्यादा डराने वाला है। असल में उन्होंने माना कि ह्यूमन क्लैन अब पावरफुल है और उसने ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड में कई जगहों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ह्यूमन कबीले की आबादी लिमिटेड है। वे ज्यादा से ज्यादा इलाके के कुछ हिस्से, शहरों के कुछ हिस्से पर ही कब्जा कर सकते हैं। रेगिस्तान, समुद्र की गहराई, गहरे पहाड़ और जंगली जंगल जैसी जगहें कुछ समय के लिए इंसानों की पहुंच से बाहर हैं। वे इन कम आबादी वाली जगहों पर पूरी तरह छिप सकते हैं और धीरे धीरे बदला लेने के मौके का इंतजार कर सकते हैं। बिल्कुल एक शिकारी कुत्ते की तरह जो अंधेरे में छिपकर जानलेवा हमला करने के मौके का इंतजार कर रहा है। डेमन क्लैन कल्टीवेटर्स में धैर्य की कोई कमी नहीं है। भले ही ह्यूमन क्लैन अब पूरी तरह से फल फूल रहा है, लेकिन हमेशा एक समय ऐसा आएगा जब वे कमजोर पड़ जाएंगे। एक बार जब वे हार मान लेंगे तो वे जरूर बाहर निकलेंगे और ह्यूमन कबीले के बूढ़े होते शरीर को फाड़ डालेंगे। तुम नहीं समझ रहे हो, अभी का ह्यूमन क्लैन पहले से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि जुवानहुआंग संप्रदाय ने एक खास जादुई कलाकृति बनाई है। इस जादुई कलाकृति को ऑफिशियल सील कहा जाता है। एक बार जब कोई ह्यूमन कल्टीवेटर इस जादुई आर्टिफैक्ट को बेहतर बना लेता है, तो वे किसी जगह की ताकत और किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह ये जगह पूरी तरह से इंसानी कबीले का इलाका बन गई। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो इस जगह में आएगा, उसे ह्यूमन कबीले के अधिकारी पहचान लेंगे। पहले हमें ये बात पता नहीं थी और एक बार हमने कुछ डीमन क्लैन कल्टीवेटर्स को भेजा था जो ह्यूमन रेस सिटी में घुसपैठ करने और बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपना बदला ले सके, ह्यूमन क्लैन को शॉक दे सके। किसने सोचा होगा, एक बार जब हमारे डेमन असैसिन ह्यूमन रेस सिटी में घुस गए तो उन्हें ह्यूमन क्लैन के अधिकारियों ने पकड़ लिया। तुरंत इंसानी अधिकारियों ने अपने हाथ में ऑफिशियल सील उठाए और एक चमकदार सुनहरी रोशनी छोड़ी, जिससे जमीन की स्पिरिट वेन पावर का इस्तेमाल करके हमला करने वाले डेमन असैसिन्स को जबरदस्त झटका दिया गया। बस एक पल में ह्यूमन रेस सिटी पर हमला करने वाले हमारे सभी डेमन असैसिन खत्म हो गए। यहाँ तक कि पिछली हत्या की सभी कार्रवाइयां भी विफल रहीं। दानव कुल के इस महायान ने बड़ी निराशा के साथ आह भरी। वे ह्यूमन रेस सिटी पर हमला करने के लिए तैयार थे। अफसोस की बात यह है कि ह्यूमन अधिकारियों के दबाव में उनका कैंपेन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इंसानी कबीले की जादुई चीज, ऑफिशियल सील, क्या ऐसी कोई चीज सच में मौजूद है? कोई हैरानी नहीं कि इंसानी कबीला आजकल तेजी से शहर बना रहा है।
ये बातें सुनकर डेमन जियोंग और दूसरे डेमन कबीले के साधकों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा शौक महसूस हुआ। वे पूरी तरह हैरान थे। हालांकि उन्होंने पहले इंसानी वंश को ज्यादा आंका था, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्होंने अब भी उन्हें कम आंका था। अगर इंसानी कबीले का हर शहर ऐसा होता, तो जब इंसानी शहर दुनिया के हर कोने में फैल जाते, तो क्या सच में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह महायान साधक इतना हताश है। में महारत हासिल करने वाला जुवानहुआन संप्रदाय सचमुच बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा दुश्मन डेमन क्लैन के कल्टीवेटर्स को बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता। वे जरूर उन्हें जड़ से खत्म कर देंगे। अब आप जानते हैं, असल में हम डेमन्स के पास ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड में कोई मौका नहीं है। एक बार जब इंसान दुनिया भर में अपने शहर बना लेंगे, तो वे बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। फिर ऑफिशियल सील वाले इंसान किसान जमीन की ताकत को कंट्रोल कर पाएंगे। तब तक पूरी दुनिया मानव जाति के नियंत्रण में होगी। हम चाहे कहीं भी छिप जाएं, सब बेकार होगा। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं होगी। महायान दानव कुल के साधक ने बेबसी से कहा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके मशहूर डेमन कबीले पर इतना दबाव पड़ेगा और उनके पास पहले से ही कोई रास्ता नहीं होगा। यह एहसास बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसानी कबीले की ताकत कल्पना से भी परे लेवल पर पहुंच गई है। असल में ये झोंग सुई का बनाया हुआ दिव्य सिंहासन सिस्टम है। जुवानहुआन संप्रदाय की किस्मत ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। इस सिस्टम का असर भी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। खासकर अलग अलग इलाकों में ऑफिशियल सील अधिकारियों की पीढ़ियों द्वारा लगातार सुधार के कारण किस्मत लगातार बढ़ रही है। ताकत बहुत मजबूत है। जुवानहुआन संप्रदाय का भाग्य पूरी दुनिया पर छा जाता है, तो कोई भी जगह देवताओं को सिंहासन पर बिठा सकती है और अधिकारी नियुक्त कर सकती है। इस तरह कोई भी एलियन कल्टीवेटर, चाहे वह कहीं भी छिपा हो, मिल जाएगा। तो क्या हमें इंसानी कबीले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि वे ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लें? भले ही जुवानहुआन संप्रदाय बहुत ताकतवर और बहुत ज्यादा हो, लेकिन वे इतनी सारी दुनियाओं को कंट्रोल करते हैं, उनकी शक्ति फैल जाती है। मुझे लगता है कि हमारी दुनिया में ज्यादा पावर नहीं आ सकती। आखिरकार दुनियाओं के बीच की दूरी बहुत बड़ी और असीमित है। टेलीपोर्ट करने में शायद बहुत खर्च आएगा। एक डेमन कबीले के साधक ने अंदाजा लगाया। ऐसा लगा कि जुवानहुआन संप्रदाय के लिए दूसरी जगहों से इंसानी साधकों को टेलीपोर्ट करना कोई आसान काम नहीं होगा। अगर इसमें सच में बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो उनके पास पासा पलटने का मौका होगा। आखिरकार ये दुनिया उनका होम ग्राउंड है। इंसानी कबीले से हारने का कोई कारण नहीं है। आमतौर पर ये सच होगा, लेकिन जुवानहुआन संप्रदाय कोई सामान्य मानव संप्रदाय नहीं है। वे क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे सेटअप करने में बहुत कुशल हैं। और जुवानहुआन सेक्ट बहुत अमीर है। उनके पास क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे के लिए हर तरह का सामान है। जुवानहुआन संप्रदाय के शासन वाले इलाके में असल में हर शहर में एक टेलीपोर्टेशन एरे होता है। वे इन एरे को कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि वे कितने स्पिरिट स्टोन कंज्यूम करते हैं। तो जब तक जुवानहुआन सेक्ट चाहेगा, वे कभी भी एरे को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरी दुनिया से इंसानी कल्टीवेटर को यहाँ भेज सकते हैं, जो उनकी अजय आर्टिफैक्ट्स में से एक है। उस महायान दानव कुल के साधक ने बेबसी से कहा। सच में उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जुवानहुआन संप्रदाय ने ये कैसे किया। आम सेनाओं के लिए क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे के लिए मटेरियल ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसे पाने में अक्सर कई हजार, यहाँ तक कि दसियों हजार साल लग जाते हैं। लेकिन जुवानहुआन सेक्ट आसानी से बड़ी मात्रा में क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे मटेरियल बना सकता है, जो सच में बहुत ज्यादा अमीर है। ये बिल्कुल भी पता नहीं चल सका कि जुवानहुआन संप्रदाय ने इतने सारे एरे मटेरियल कहाँ से लाए। ये तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। अगर यह सिर्फ ऐसा ही होता तो शायद ठीक होता, लेकिन हर बार क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स या इमोर्टल क्रिस्टल्स की जरूरत होती है। खुद से पूछिए कि दुनिया में कौन सी ताकत इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स और इमोर्टल क्रिस्टल्स को खत्म कर सकती है। क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे पैसे का एक बहुत बड़ा भंडार है। यह ऐसा बोझ नहीं है जिसे कोई भी ताकत उठा सके। इस वजह से अनगिनत सालों में मॉडल वर्ल्ड में सिर्फ जुवानहुआन सेक्ट जैसी ताकतें ही उभरी। दूसरी ताकतें सिर्फ अपनी ही दुनिया में हावी हो सकती हैं, लेकिन दूसरी दुनियाओं तक अपनी पहुंच नहीं बढ़ा पाए। क्या सच में ऐसी कोई चीज है? क्या आप क्रॉस वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे को हमेशा के लिए एक्टिवेट कर पाएंगे?
दूसरी दुनिया से आए इंसानी साधकों को आसानी से यहाँ गाइड करना। अगर ऐसा है तो हम कैसे लड़ेंगे? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम 15,000 दुनियाओं के खिलाफ एक ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? कई डेमन कबीले के साधक अवाक रह गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महायान के पहले के लोग इतने हताश थे। जुवानहुआन सेक्ट का विरोध करने की हिम्मत होती। जुवानहुआन संप्रदाय की शक्ति को पूरी तरह समझने के बाद वे पूरी तरह हताश हो गए। इससे बाहर निकलने का कोई तरीका न मिलने पर वे बस धीरे धीरे मौत का इंतजार कर सकते हैं। क्या जुवानहुआन संप्रदाय इतना दबंग नहीं है? क्या दूसरी दुनिया के कबीले उनका विरोध नहीं करते? खासकर प्रिजन डेमन वर्ल्ड में हमारे डेमोनिक कबीले के हेडक्वार्टर में क्या जुवानहुआन सेक्ट के खिलाफ एक्शन लेने का कोई प्लान नहीं है? डेमन जियोनग खुद को पूछने से रोक नहीं सका। ये जानता है कि मौत की दुनिया के असीम शून्य में अनगिनत दुनियाएं हैं। उनकी तरह एक हजारों दुनिया की तरह वे अनगिनत हैं। इनमें से डेमन कबीले का बेस कैंप प्रिजन डेमन वर्ल्ड है। अफवाहों के अनुसार ये ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड इमोर्टल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और अक्सर इमोर्टल रियल डेमोनिक रेस से मदद लेता है। इस तरह बड़ी संख्या में हाई लेवल डेमन क्लैन कल्टीवेटर्स को पालता है। इसके अलावा प्रिजन डेमन वर्ल्ड अक्सर दूसरी दुनियाओं पर हमला करता है, जिससे एक के बाद एक दुनिया खत्म हो जाती है। इतनी ताकतवर डेमन कबीले की दुनिया को अगर जुवानहुआन सेक्ट के होने का पता चल जाए तो वह जरूर पूरी लड़ाई में शामिल हो जाएगी। जेल के दानवों की दुनिया को जुवानहुआन संप्रदाय के होने के बारे में बहुत पहले से पता है, लेकिन अभी तक प्रिजन डेमन वर्ल्ड बेबस है। आखिरकार जुवानहुआन संप्रदाय में कम से कम लाखों महायान साधक हैं और हो सकता है कि सच्चे अमर भी हों। कहा जाता है कि प्रिजन डेमन वर्ल्ड में भी कभी हाई लेवल कल्टीवेटर्स ने जुवानहुआन सेक्ट के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। बदकिस्मती से ये सब बेकार गया और जुवानहुआन संप्रदाय ने इसे जल्दी ही खत्म कर दिया, क्योंकि वे कोई हलचल नहीं मचा पाए। महायान क्षेत्र के एक दानव कबीले के साधक ने समझाया, जुवानहुआन सेक्ट का विरोध करने वाली ताकतें हैं। यहाँ तक कि सभी क्षेत्रों से प्रतिरोध लगातार बढ़ता और घटता रहता है। समस्या यह है कि जुवानहुआन संप्रदाय अपने चरम पर है और उसकी दौलत लगातार बढ़ रही है। दूसरी ताकतें चाहे कितनी भी नाराज क्यों न हो, वे भी लाचार हैं। वे केवल देख सकते हैं कि जुवानहुआन संप्रदाय लगातार कैसे मजबूत होता जा रहा है। इस समय जुवानहुआन संप्रदाय पहले से ही नियंत्रण से बाहर है। तो जुवानहुआन संप्रदाय पहले से ही नश्वर दुनिया का पूरा शासक है। यहाँ तक कि टॉप ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में शामिल लोग भी जुवानहुआन सेक्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। डेमन जियोनग को ये भी नहीं पता था कि क्या कहे। शुरू में उन्हें लगा कि उनके पास बाहरी मदद के लिए अप्लाई करने का मौका है। अचानक बाहरी मदद भी इतनी बुरी तरह हार गई कि वे बेहोश और पूरी तरह से बेकार हो गए। ये कहा जा सकता है कि अब वे केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी के लिए हमारा एकमात्र विकल्प ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड को छोड़ना है। हालांकि जुवानहुआन संप्रदाय सच में ताकतवर और अपराजय है, लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड में जगह भी बहुत ज्यादा है जो अनगिनत दुनियाओं को पालती पोसती है। ये दुनियाएं सिर्फ ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स नहीं हैं, बल्कि मिडिल थाउजेंड वर्ल्ड्स और स्मॉल थाउजेंड वर्ल्ड्स भी हैं। तो अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें यहाँ से निकलकर दूसरी दुनिया में जाना होगा। खासकर वे दुनियाएं जिन्हें जुवानहुआन संप्रदाय ने अभी तक खोजा नहीं है। ये वो दुनियाएं हैं जहां हम मन की शांति के साथ रह सकते हैं। महायान दायरे के एक डेमन कबीले के साधक ने गंभीरता से कहा, उसने अपना हल बताया है, जो है ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड से भागना, दूसरी दुनियाओं में जाना और नए डेमन कबीले के रहने की जगहें ढूंढना। सिर्फ इसी तरह से दानव वंश बच सकता है और उम्मीद की सही बीज छोड़ सकता है। इस तरह भविष्य में वापसी का मौका मिल सकता है। हालांकि ऐसा करना थोड़ा बेइज्जती भरा लगता है, लेकिन यहाँ रहकर पूरी तरह खत्म हो जाने से बेहतर है। हम समझते हैं। ये सुनकर कई डेमन क्लैन कल्टीवेटर्स सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। सच कहूं तो यह उनकी जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। जब तक जुवानहुआन संप्रदाय ने कोई मजबूत घेरा नहीं बनाया है, वे ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वे सच में दूसरी पार्टी के मोमेंटम बनने का इंतजार करें तो ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड को छोड़ना भी नामुमकिन हो सकता है। लेकिन इस समय, इससे पहले कि वे पीछे हटने का तरीका समझ पाते, अचानक आसमान जुवानहुआन सेक्ट के जहाजों से भर गया, जो आसमान को ढक रहे थे, घनी भीड़ में, हजारों की संख्या में, और तुरंत इस घाटी के ऊपर दिखाई दिए। हाँ, डेमन कबीले के बचे हुए लोगों ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अचानक इस घाटी में छिपे होने के कारण हमें इसे ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी।
तुमने सच में इस समय में हमारे ह्यूमन कबीले के लिए बहुत परेशानी खड़ी की है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। सब मरने के लिए जाते हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ नरक ही सही जगह है। इस समय ऊपर से इंसानी साधकों की ऊंची आवाजें सुनाई दी। इससे हर डेमन क्लैन कल्टीवेटर का चेहरा बहुत ज्यादा बदल गया, उनका लिवर और गॉल टूट गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके छिपने की जगह इंसानी कबीले को इतनी जल्दी मिल जाएगी। सच कहूं तो जिस स्पीड से वे लीक हुए वह बहुत तेज थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि ह्यूमन क्लैन को उनकी लोकेशन कैसे मिली। अगर वे अब भागना भी चाहे तो भी बहुत देर हो चुकी है। बचने का एकमात्र तरीका है कि दुश्मन से अंत तक जमकर लड़े, साथ मिलकर मरे। इस तरह डेमन क्लैन कल्टीवेटर्स का एक छोटा हिस्सा बच सकता है। धिक्कार है इंसान साधकों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दानव कबीले को पूरी तरह खत्म करने की। तुम्हारा ह्यूमन कबीला बहुत जालिम है, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। बस इंतजार करो, इमोर्टल रियल डेमोनिक रेस को इस बारे में पहले से ही पता है, जल्द ही इमोर्टल वर्ल्ड अपनी सेना भेजेगा। तब तक आपका ह्यूमन कबीला ज्यादा समय तक घमंडी नहीं रहेगा। उसके बाद तुम्हारा सामना डेमन कबीले के ट्रू इमोर्टल से होगा, तुम ज्यादा देर तक आराम से नहीं रह पाओगे। कई डेमन क्लैन कल्टीवेटर हैरान और गुस्से में थे और जोर जोर से गालियां दे रहे थे। वे जानते हैं कि वे पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन वे अपनी कमजोरी मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने दिल के अंदर के डर को छिपाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको, जो मरने वाले हैं, सोचने की जरूरत है। हाँ, तुम सच में कुछ नहीं जानते। एक छोटे से डेमन कबीले से क्यों डरते हो ट्रू इमोर्टल? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जुवानहुआन सेक्ट में हमारे पास ट्रू इमोर्टल्स की कमी है? ऐसा नहीं है कि आज के समय के सच्चे अमर लोग हमारे साथ डील नहीं करते थे, फिर भी वे हमारे जुवानहुआन सेक्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कुएं में मेंढकों का झुंड, तुम हमारे जुवानहुआन की महानता कैसे जान सकते हो? संप्रदाय, ठीक है, बहुत हो गई बकवास, उन्हें उनके रास्ते भेज दो, हमने बहुत देर कर दी। उन्हें सुझाने के बाद एक और डेमन कबीले का घोंसला है। इस बार हम पूरी दुनिया में सभी डेमन कबीले के घोंसलों को खत्म कर देंगे, कोई बचा नहीं रहेगा। बहुत सारे इंसान साधक आपस में बातें कर रहे थे, बार बार मजाक उड़ा रहे थे, बिना किसी परेशानी के। गड़गड़ाहट टिल्ड। अगले ही पल उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत दिखा दी। एक भयानक ताकत आसमान से उल्कापिंड की तरह नीचे उतरी, जिसमें तबाही की ताकत थी, जिसका सामना करना महायान साधक के लिए भी नामुमकिन था। कई डेमन कबीले के साधक पूरी तरह से हताश थे, जैसे किसी भयानक तूफान का सामना कर रहे हों। ऐसी ताकत के सामने किसी कुदरती आफत की तरह टिके रहने का कोई चांस नहीं था। बिजली के झटके भी उन्हें राख में बदलने के लिए काफी थे। कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी में दानव कबीले के साधकों का पूरी तरह सफाया हो गया। दानव कबीले के साधकों में से एक समय घमंडी और बेकाबू दानव जियों का भी यही हश्र हुआ। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ, फिर उसे तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी चेतना कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में डूब गई। उसे कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। इस समय घाटी पूरी तरह से समतल हो गई थी और जली हुई धरती में बदल गई थी। सभी दानव कबीले के साधकों को खत्म कर दिया गया और उनका कोई निशान नहीं छोड़ा गया। ये नजारा देखकर जुवानहुआन संप्रदाय के कई शिष्यों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस बार कोई मछली नहीं बची, जिससे ये ऑपरेशन काफी सफल रहा। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया के सभी डेमन क्लैन कल्टीवेटर्स को भी खत्म कर सकते हैं। जब से संप्रदाय के गुरु ने ऑफिशियल सील बनाए हैं, इन छिपे हुए कीड़ों के पास भागने की कोई जगह नहीं है। एक महायान साधक बहुत संतुष्ट महसूस करता था। ऑफिशियल सील दिखने से पहले वे डेमन कबीले के कल्टीवेटर अंधेरे में छिप गए, जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन किसी भी समय बिना किसी रोक टोक के हत्या की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऑफिशियल सील के आने के बाद से बेहिसाब किस्मत ने चारों तरफ अपना कब्जा कर लिया है, जिससे सभी भूत प्रेत सामने आने लगे हैं। वे आसानी से इन एलियन कल्टीवेटर्स का पता लगा सकते थे और उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकते थे। लेकिन मैं अभी भी अमर दुनिया की प्रतिक्रिया को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। अब हमारे जुवानहुआन संप्रदाय का विकास बहुत बड़ा हो गया है। अमर दुनिया की वे पुरानी ताकतें हमारे जुवानहुआन संप्रदाय को इस तरह बढ़ते देखकर खुश नहीं होंगी। शायद वे बाद में कई सच्चे अमर लोगों को नीचे भेजेंगे। जुवानहुआन संप्रदाय के कई अनुयायी इस बात से बहुत चिंतित थे। आमतौर पर मॉर्टल वर्ल्ड की कई दुनियाएं अब जुवानहुआन सेक्ट की विरोधी नहीं रह सकती थी। सिर्फ अमर दुनिया के दुश्मन ही जुवानहुआन संप्रदाय की राज करने की जगह को हिला सकते थे।
चिंता मत करो, जब जैक का मास्टर हमारी रक्षा कर रहा है, तो अगर इमोर्टल वर्ल्ड के ट्रू इमोर्टल्स भी भेज दे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। ये पहली बार नहीं था जब हमारा सामना अमर दुनिया के सच्चे अमर लोगों से हुआ, फिर भी सेक्ट के मास्टर ने उनसे आसानी से निपट लिया। कोई भी हमारे जुबानहुआन संप्रदाय के विकास को नश्वर दुनिया में रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि अमर भी नहीं। एक महायान साधक ने गर्व से कहा। ये सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया। ... इस समय डेमन कबीले के कल्टीवेटर डेमन जियोंग की मौत के बाद उसकी आत्मा को तुरंत हेल गेट ने खा लिया और फिर उसकी मरी हुई आत्मा ग्रीन ग्लोइंग वर्ल्ड के हेल डायमेंशन में आ गई। असल में बड़ी दुनियाओं में मरने वाले सभी जीवों की आत्माएं नर्क डायमेंशन में समा जाती हैं। उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड में बने रहने और तबाही मचाने से रोकने के लिए झो सुई के लिए नर्क डायमेंशन बनाना बहुत आसान है। इसके लिए बस उसके अपने खून की एक बूंद चाहिए। रुको, क्या मैं मर नहीं गया था? ये जगह असल में कहाँ है? अचानक डेमन जियोंग ने अपनी आंखें खोली और अजीब माहौल को देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया। अब भी मौत के पल की यादें उनके मन में ताजा हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ था। उसने उत्सुकता से आसपास देखा और तुरंत हैरान रह गया, क्योंकि जिस जगह पर वह था वह बहुत अनजान थी, ऐसी जगह जहां वह पहले कभी नहीं गया था। आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा काला सूरज दिखाई दिया, लेकिन ये कोई आम काला सूरज नहीं था। यह मवाद से भरे काले गोले जैसा था, जिसमें अनगिनत गलत आत्माओं की भरमार थी, जैसे अनगिनत बुरी आत्माएं चीख रही हों। इससे निकलने वाली धूप में कोई गर्मी नहीं थी, जिससे आराम का एहसास नहीं होता था। इसके बजाय बहुत ज्यादा ठंड थी, हड्डियों में चुभने वाली। रोशनी रेडिएशन जैसी थी। अगर वे मांस और खून वाले जीव होते तो वे जरूर तुरंत सड़ जाते और कंकालों के ढेर में बदल जाते। जहां तक धरती की बात है, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे, बस सुनसान मौत जैसा सन्नाटा था। हर जगह धुंधली ग्रे दुनिया थी, मानो जीवन का कोई निशान ही नहीं था। चारों ओर बहुत तेज हवा चल रही थी, रेत और पत्थर उड़ रहे थे और उसके पीछे चीखने की आवाज आ रही थी। हवा में सल्फर की गंदी गंध भरी हुई थी। दूर दूर तक बड़े बड़े ज्वालामुखी दिखाई दे रहे थे, जिनसे समय समय पर भयानक लावा निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बर्फ और आग की दुनिया हो। हे डेमन जियोंग, नर्क की दुनिया में आपका स्वागत है। इसी समय दूर से एक बहुत बड़ा डेमन जीव अचानक दिखाई दिया, जो डेमन जियोंग के पास बड़ी दिलचस्पी से आया और इस नए साथी को देखने लगा। साथ ही उनसे बुराई, डर और अंधेरे का माहौल बनता था, जिससे दिल दहल जाता था। इससे डेमन जियोंग को हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड और दिल दहला देने वाला डर महसूस हुआ और वह मुड़कर भाग जाना चाहता था। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि अचानक दिखने वाले ये डरावने जीव कुछ जाने पहचाने लग रहे थे, जैसे उसने उन्हें पहले कहीं देखा हो। रुको, क्या तुम पहले ही मर नहीं गए थे? तुम यहाँ कैसे आए? डेमन जियोंग तुरंत हैरान रह गया। अचानक उसके सामने आए दानव कबीले के साधकों के ग्रुप को देखकर उसे तुरंत याद आया कि दानव कबीले के साधकों का ये ग्रुप बहुत पहले मारा गया था, जब जुबानहुआन संप्रदाय ने हमला किया था और पता नहीं कितने समय से मरा हुआ था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक दिन अपने साथियों को फिर से देख पाएगा। उसे तुरंत अपने सिर पर ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि कहीं उसे कोई वहम तो नहीं हो रहा। ये बहुत ही अजीब था। हाँ, हम पहले ही मर चुके हैं। यह मौत के बाद की दुनिया है, जिसे नर्क कहते हैं। और यह सिर्फ हम नहीं हैं। क्या तुम भी नहीं मर गए, डेमन जियोंग? दानव कबीले के साधकों के इस समूह ने दानव जियोंग को याद दिलाते हुए उपहास किया। उन्होंने पहले ही उसके जैसे अनगिनत लोगों को देखा था। आखिरकार नर्क की दुनिया में घुसते ही वह बेहोश हो गया और उसे पता भी नहीं चला कि वह मर चुका है। उसे यह समझने में काफी समय लगा कि वह सच में मर चुका है। असंभव, मैं कैसे मर सकता था? अगर मैं सच में मर गया होता तो मुझे बहुत पहले ही होश खो देना चाहिए था। मैं अब भी क्यों सोच सकता हूँ? डेमन जियोंग ने हैरानी से कहा। हालांकि अंदर ही अंदर उसे शक था कि शायद वह सच में गिर गया है, लेकिन अब वह बहुत जिंदा महसूस कर रहा था और अभी भी सोच सकता था। तो उसे लगा कि शायद वह मरा नहीं है, शायद वह किसी अनजान जगह पर आ गया है। मुझे पक्का नहीं पता। वैसे भी इस दुनिया में मरने के बाद हम सब नर्क की दुनिया में चले जाते हैं। हम भूत बन गए हैं, इस दुनिया की बुरी आत्माएं बन गए हैं। जहां तक सवाल है कि हम अभी भी क्यों सोच सकते हैं, तो इसका कारण यह है कि हमारी उम्र अभी खत्म नहीं हुई है। एक दानव कबीले के भूत ने कहा। क्या भूतों की भी उम्र होती है? ये सुनकर डेमन जियोंग थोड़ा हैरान हुआ। आखिर
उसकी मौत कुछ समय पहले ही हुई थी और वह एक बुरे भूत के तौर पर अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना नहीं पाया था और उसे भूतों के स्वभाव के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन उससे पहले कि ये पुराने भूत प्रेत बुरी आत्माओं की हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे। बेशक ऐसा होता है, इंसानों की उम्र होती है और जाहिर है भूतों की भी उम्र होती है। जब हमारी उम्र खत्म हो जाएगी तो हम अपनी सारी याददाश्त खो देंगे और सिर्फ सहज ज्ञान ही बचेगा। चलती फिरती लाशों में बदल गए कठपुतलियों की तरह सिर्फ एक बुरे भूत का शुद्ध शरीर बचा। नरक की दुनिया में ऐसे ही बुरे भूत अनगिनत हैं। यह मत मानिए कि आप अभी भी सेल्फ कॉन्शियसनेस बनाए रख सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि आप धीरे धीरे अपनी याददाश्त यहाँ तक कि अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस भी खो दें। आखिरकार तुम नरक में भटकती हुई बुरी आत्मा बन जाओगी। ये डेमन क्लैन भूत अजीब तरह से हंसा। जियोन को डराने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक तथ्य बता रही थी। शुरू में हेल वर्ल्ड में आने वाले कई डेमन क्लैन भूतों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा कि वे अभी भी जिंदा हैं। आखिरकार डेमन क्लैन कल्टीवेटर के तौर पर वे अक्सर अपना फिजिकल शरीर खो देते थे और एक प्राइमोडियल स्पिरिट की हालत में रहते थे। उदाहरण के लिए हेवनली डेमन ऐसे ही आत्मा वाले जीव थे। उन्होंने ये भी सोचा कि वे शायद आत्मा आधारित प्राणी बन गए होंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे हेवनली डेमन से बिल्कुल अलग थे, जो अपनी आत्माओं की रक्षा करने में असमर्थ थे। एक बार गंभीर रूप से घायल होने पर भूत की उम्र तेजी से कम हो जाती है। अगर उम्र खत्म हो जाती है तो उनकी याददाश्त जल्दी गायब हो जाएगी और उनका सेल्फ कॉन्शियसनेस तेजी से खत्म हो जाएगा। तब तक वे नरक की दुनिया में समा जाएंगे और उसका हिस्सा बन जाएंगे। उस समय वे सचमुच शून्य में बदल जाएंगे। इस वजह से जब तक बहुत जरूरी न हो वे आसानी से मजबूत दुश्मनों से लड़ाई नहीं करते थे। अगर वे घायल हो जाते हैं तो इससे उनकी उम्र कम हो जाती है, जिससे उनकी मौत जल्दी हो जाती है। हेलो दुनिया, क्या यह मौत की पौराणिक भूमि नहीं है? क्या मौत की ऐसी दुनिया सच में हो सकती है? होने के बारे में क्यों नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर डेमन जियोनेट के लिए इसे मानना मुश्किल हो गया। डेमन क्लैन की विरासत के अनुसार हिल वर्ल्ड काल्पनिक माना जाता था। मौत तो बस मौत है, मरने के बाद जाने के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार मर जाने पर व्यक्ति पूरी तरह से शून्य हो जाता है और दुनिया के गहरे स्रोत पर लौट जाता है। आज तक किसी भी डेमन क्लैन कल्टीवेटर ने हेल वर्ल्ड नहीं देखा था, लेकिन अब मरने के बाद वह सचमुच नर्क में चला गया था, जो कि सोचा भी नहीं जा सकता था। पक्का नहीं, लेकिन हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं। पहली हाइपोथेसिस यह है कि हेल वर्ल्ड शुरू में मौजूद था, लेकिन क्योंकि इसमें मौत के बाद ही एंट्री की जा सकती है, इसलिए जिंदा लोगों को नेचुरली इसके होने का पता नहीं चल सका या वे कभी इसमें एंटर नहीं कर पाए। इसलिए किसी को नहीं पता कि हेल वर्ल्ड असल में कहाँ है। भले ही कोई ताकतवर इंसान नर्क की दुनिया में चला जाए, वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाते। ऐसा लगता है जैसे ये कोई टैबू हो जो अंधेरे में छिपा हो। आप टैबू पावर्स की डरावनी नेचर जानते हैं, वे लगभग कानूनों की पावर के बराबर हैं। दानव कबीले का प्राणी बोला, उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। असल में जब नर्क की दुनिया के होने की बात आती है तो कई डेमन कबीले के जीवों के पास लंबे समय से कई अंदाजे रहे हैं। कहावत है, तथ्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। इससे पहले उन्हें नर्क की दुनिया पर कितना भी शक क्यों न रहा हो, लेकिन मरने के बाद वे असल में नर्क में ही आए थे। ये नर्क की दुनिया के होने का सबूत है। वे यह नहीं कह सकते कि जिस जगह पर वे हैं वह नकली है। क्या ये शुरू में मौजूद था? ये पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है। डेमन जियोनेट सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आखिर नर्क की कहानियां पुराने जमाने से ही चली आ रही हैं। भले ही किसी ने इसे खुद नहीं देखा हो, लेकिन जब से ये कहानियां फैली हैं, उनमें कुछ सच्चाई तो होगी ही। इसके अलावा वे अब सच में नर्क की दुनिया में आ गए हैं, जो एक सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। दूसरी हाइपोथेसिस यह है कि हेल वर्ल्ड नेचुरली नहीं बना था, बल्कि यह इंसान की बनाई हुई चीज थी। इसे मानव कुल के एक महान शक्तिशाली व्यक्ति ने बनवाया था। नर्क की दुनिया बनाने का मकसद सभी भूतिया और राक्षसी जीवों को कैद करना था। आखिरी लक्ष्य हमें यानी डेमन कबीले को कैद करना है। डेमन कबीले के जीव ने दूसरी हाइपोथेसिस जारी रखी। क्या नर्क का क्षेत्र मानव कुल के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने बनाया था? डेमन जियोन की पुतलियां अविश्वास में सिकुड़ गईं। ईमानदारी से कहूं तो दूसरी हाइपोथेसिस पहली हाइपोथेसिस से भी ज्यादा अविश्वसनीय है और यकीन से भी ज्यादा परे है। यह विचार कि मौत की इतनी बड़ी और असीम दुनिया इंसानों की ताकत से बनाई गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यह सच में मुमकिन होता
तो इंसानी कबीले का वह इंसान कितना ताकतवर होता। वह दूसरी हाइपोथेसिस के बजाय पहली हाइपोथेसिस पर विश्वास करना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर दूसरी हाइपोथेसिस सच होती तो इसका मतलब होता कि ह्यूमन क्लैन ताकत के एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे डेमन कबीला भविष्य में बदला लेने में असमर्थ हो जाएगा। शायद इंसानी कबीला सभी दुनियाओं में सबसे ताकतवर कबीला बन जाएगा। असल में अभी ह्यूमन क्लैन दुनिया पर हावी होने की संकेत दे रहा है। हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हमें यह संभावना काफी महत्वपूर्ण लगती है। शायद आपको पता न हो, लेकिन इस नर्क की दुनिया में अनगिनत भूतिया जीव मौजूद हैं। ये भूतिया जीव अलग अलग कुलों से हैं। एक बार नर्क की दुनिया में पहुंच जाने के बाद कई भूतिया जीव इलाके और रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए आपस में लगातार मारकाट करते रहते हैं। ये कहा जा सकता है कि नर्क की दुनिया में होने वाला कत्लेआम आज की दुनिया से कई गुना ज्यादा क्रूर है। आखिरकार जो लोग यहाँ आते हैं वे मौत के बाद के भूतिया जीव होते हैं। उनमें से हर कोई खूंखार, निडर, लड़ाई में माहिर होता है। उनकी हत्या और भी बेरहमी से होती है। दबदबे की लड़ाई का जमाना है। उद्धरण चिन्ह। इसलिए हमें बड़ी संख्या में साथियों की जरूरत है, तभी हम एक स्थिर इलाका सुरक्षित कर सकते हैं। दानव कबीले के प्राणी ने गहरी आवाज में कहा। अच्छा ऐसा है। ये सुनकर डेमन जियोन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसे लगा कि पहले चीजें ठीक नहीं थी। उनके साथी कबीले के साधक बहुत ज्यादा मिलनसार और विनम्र थे। उसे लगभग ऐसा लगा कि उसके साथी कबीले के साधकों पर दूसरे कबीलों के प्राणियों का कब्जा हो गया है, या उनकी आत्मा की यादें बदल गई हैं। निश्चित रूप से वे दानव कबीले के साधकों से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि डेमन कबीले में कोई दया नहीं है, सिर्फ ताकत मायने रखती है, पूरी ताकत। आपसी मदद नहीं होती। आपके उलट जहां वे उसे हेल वर्ल्ड से जुड़ी बातें समझने में एक्टिवली मदद करते हैं। ये डेमन क्लैन के कल्टीवेटर के कैरेक्टर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अब ऐसा लगता है कि डेमन क्लैन के कल्टीवेटर्स के इस ग्रुप का कैरेक्टर नहीं बदला है। वे मिलनसार इसलिए हैं क्योंकि उन्हें उसकी मदद चाहिए। हेल वर्ल्ड में डेमन क्लैन की कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए उसकी जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि हेल वर्ल्ड में डेमन क्लैन की हालत बहुत खतरनाक है। उन्हें मदद के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वे दोस्ताना हैं। फिर भी ये तरीका उसके लिए जरूरी नहीं कि बुरा हो। हमें स्थिर इलाके की जरूरत क्यों है? हम पहले ही दिवंगत आत्माएं हैं। आसमान हमारा कंबल हो सकता है, जमीन हमारा बिस्तर। किसी इलाके पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है। डेमन जियोनक को इसे समझना बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि डेमन कबीले के स्वभाव के अनुसार ये किसी भी मुश्किल माहौल में जिंदा रह सकता है। मूर्ख, क्या तुम सोचते हो कि नरक में कोई आपदा नहीं है? असल में नरक में अक्सर अलग अलग तरह के तूफान आते हैं। ज्वालामुखी भी अक्सर फटते रहते हैं। इसके अलावा आसमान से अक्सर जहरीली बारिश होती है। अगर हम मरना नहीं चाहते तो हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। नहीं तो दुश्मन के एक्शन के बिना सिर्फ नरक की मुश्किल हालात ही हमें मारने के लिए काफी हैं। हम एक बार मर चुके हैं, हम दूसरी बार मरने के इच्छुक नहीं हैं। जरूर, अगर आप फिर से मरना चाहते हैं तो इलाके के लिए न लड़ना ठीक है, लेकिन ज्यादातर डेमन क्लैन के कल्टीवेटर अभी भी मरना नहीं चाहते हैं। अगर हो सके तो मैं नर्क की दुनिया छोड़कर नश्वर लोक में लौटना चाहता हूँ। डेमन भूत की आंखों में ठंडक और महत्वाकांक्षा की झलक दिख रही थी। नर्क की दुनिया छोड़कर मौत की दुनिया में वापस लौटे, क्या ऐसा कुछ सचमुच संभव है? ये सुनकर डेमन जियोन का दिल धड़कने लगा। वह असल में मर चुका था और नर्क की दुनिया में आ गया था। अगर नर्क की दुनिया को छोड़कर मौत की दुनिया में लौटने का मौका मिले तो यह एक और जिंदगी जीने के बराबर होगा। कोई भी इतने बड़े लालच का विरोध नहीं कर सकता था। बेशक ये संभव है। अफवाह है कि हेल वर्ल्ड में एक गेट है जिसे हेल गेट के नाम से जाना जाता है। ये दरवाजा नरक और मौत की दुनिया को जोड़ता है। हेल गेट के जरिए कोई इंसान मौत की दुनिया से हेल में आ सकता है और हेल से मौत की दुनिया में वापस भी आ सकता है। अगर हमें नर्क का दरवाजा मिल जाए तो हमारे पास मौत की दुनिया में लौटने का मौका होगा। इस डेमन कबीले के भूत ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उस जानकारी के बारे में बताया जो उसने एक बार इकट्ठा की थी। दूसरे भूत भी बहुत उत्साहित थे। सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद भी थी। यहाँ तक कि डेमन क्लैन कल्टीवेटर भी नर्क जैसी कठोर जगह पर नहीं रहना चाहते, वे फिर भी मौत की दुनिया में लौटना चाहते हैं। आखिरकार नश्वर दुनिया ही अजूबों की असली दुनिया है। जहाँ तक हेल वर्ल्ड की बात है, वह बहुत ज्यादा वीरान और मरा हुआ है। वे इस जगह पर फंसना नहीं चाहते। अगर मौका मिले
तो वे नेचुरली हेल वर्ल्ड छोड़कर मौत की दुनिया में लौटना चाहेंगे। यह मौत से फिर से जिंदा होने के बराबर है। इसमें कोई शक नहीं कि हर भूत के दिल में फिर से जिंदा होना सबसे बड़ी इच्छा होती है। हेल गेट, है न? ये सुनकर डैमन जियोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि भूत बनने के बाद भी इन साथियों ने उम्मीद क्यों नहीं छोड़ी। यह अभी भी मौत की दुनिया में लौटने का मौका था। अगर वे सच में नर्क का दरवाजा ढूंढ लेते हैं तो वे एक बार फिर मौत की दुनिया में जिंदा हो सकते हैं। इसी इच्छा के कारण ये डेमन क्लैन कल्टीवेटर्स, जो पहले एक नहीं हो पाए थे, अब एक साथ आ रहे हैं। जब तक वे फिर से जिंदा हो सकते हैं, वे कुछ भी करने को तैयार हैं। पिछले सभी झगड़े तुरंत खत्म किए जा सकते हैं। वे बस हेल वर्ल्ड छोड़ना चाहते हैं। हालांकि हेल गेट मिलने की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी यह एक उम्मीद है जो पूरी तरह निराशा से बेहतर है। चलो, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। जल्द ही दोपहर हो जाएगी और उस समय नरक में सूरज की रोशनी बहुत डरावनी होगी। अगर हम दोपहर की धूप में रहेंगे तो हम सब सूरज की रोशनी से खराब हो जाएंगे। इस समय एक डेमन कबीले का भूत बोला। आसमान में काले सूरज को देखते हुए भूत का चेहरा बहुत गंभीर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ नोटिस किया हो और तुरंत अपने साथियों को चेतावनी दी। ये बातें सुनकर दूसरे भूतों के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। नरक का तपता सूरज, क्या यह आसमान में काला सूरज है? डेमन जियोंग ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये वही काला सूरज है। इस काले सूरज को नरक की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा गंदगी और बुराई जमा हो रही है, जिसमें भयानक प्रदूषण है। भले ही काले सूरज की अपनी कोई इच्छा न हो, इससे निकलने वाली रोशनी जो हम पर पड़ती है, हमारे शरीर को खराब कर देगी। गंभीर मामलों में ये हमारी उम्र भी कम कर सकता है, खासकर दोपहर के समय जब सूरज की रोशनी सबसे तेज होती है। अगर उस समय हम नहीं छिपे तो मुझे डर है कि भयानक प्रदूषण से हमारे पूरे शरीर से मवाद निकल सकता है। हो सकता है कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी खो दें और चलती फिरती लाश बन जाएं और कभी होश में न आए। इस डेमन कबीले के भूत ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। सच कहूं तो पहले तो इन डेमन क्लैन भूतों को पता ही नहीं था कि आसमान में काला सूरज कितना डरावना है। लेकिन समय के साथ कई डेमन क्लैन घोस्ट ने ब्लैक सन की पावर को चैलेंज करने की कोशिश की और अनगिनत डेमन क्लैन घोस्ट गिर गए। इससे उन्हें कई तरह के सबक और उससे जुड़े अनुभव मिले। सिर्फ धूप के सबसे तेज पलों से बचकर ही वे नर्क की दुनिया में चलना शुरू कर सकते हैं। क्या ये काला सूरज सचमुच इतना डरावना है? ये सुनकर डेमन जियोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह डर गया। अपने साथियों की चेतावनी के बिना वह शायद खुद भी जाल में फंस जाता। ये हेल वर्ल्ड से जैसी उम्मीद थी वैसा ही है। यह मशहूर प्रिजन डेमन वर्ल्ड से ज्यादा खतरनाक लगता है। सच तो यह है कि काला सूरज झो उसुई ने नहीं बनाया था। झो उसुई ने सिर्फ हेल डायमेंशन का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन हेल वर्ल्ड में अनगिनत भूतों के आने से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, मौत की एनर्जी, बुरे विचार और नाराजगी एक साथ हेल वर्ल्ड में भर गई। इससे हेल वर्ल्ड एक डंपिंग ग्राउंड बन गया, जहां हर तरह की वेस्ट एनर्जी को हेल वर्ल्ड में फेंक दिया जाता है, जिससे हेल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है। समय के साथ हेल वर्ल्ड में कुछ ऐसे बदलाव आए जिनका झो सुई ने भी अंदाजा नहीं लगाया था, जिससे कई अनोखे हेल सीक्रेट दायरे और हेल वर्ल्ड से मिलने वाले अनोखे खजाने सामने आए। नरक का चिलचिलाता सूरज एक ऐसा ही अनोखा आकाशीय पिंड है। हेल वर्ल्ड में खतरे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आसमान में काला सूरज सिर्फ एक टैबू है। हेल वर्ल्ड का दूसरा टैबू नदियां हैं। अगर आपको कोई नदी मिले तो उसके पास न जाना ही बेहतर है, क्योंकि ये सभी मौत की नदियां हैं। वे भूतों से भरे हुए हैं जो गलती से उनमें गिर जाते हैं। एक बार जब आप नदी में गिर जाते हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। हो सकता है कि अपनी बाकी जिंदगी में तुम मौत की नदी में ही रहोगे, हमेशा के लिए वहीं फंसे रहोगे। एक डेमन कबीले के भूत ने याद दिलाया, मौत की नदी के पास न जाना। ये भी नर्क की दुनिया की मनाही में से एक है, क्योंकि नर्क की दुनिया की नदियां बहुत खतरनाक हैं। अगर आप नीचे गिर गए तो बचना नामुमकिन है और आप सिर्फ मौत की नदी का हिस्सा बन सकते हैं। क्या ये सही नहीं है? नदी में मौजूद बुरी आत्माएं भी लुभावनी आवाजें निकाल सकती हैं। मौत की नदी के पास की बुरी आत्माएं तुम्हें नदी के पास जाने के लिए लुभाएंगी। जब तुम नदी के पास भी जाओगे तो ये बुरी आत्माएं तुम्हें मौत की नदी में खींच लेंगी। मैंने एक बार कुछ डेमन कबीले के भूतों को नदी के पास आते देखा और अचानक सैकड़ों भूतों के हाथ दिखाई दिए, जिन्होंने तुरंत इन डेमन कबीले के भूतों को मौत की नदी में खींच लिया और वे फिर कभी नहीं भागे।
एक और डेमन कबीले के भूत ने डरते हुए कहा। जब भी वह उस सीन को याद करता है तो उसमें डर बना रहता है और वह बेकाबू होकर कांपने लगता है, क्योंकि यह लगभग अपने साथियों के नक्शे कदम पर चल रहा था। खुशकिस्मती से उस समय वह थोड़ा पीछे था और पानी में मौजूद बुरी आत्माएं उसे खींचकर नहीं ले गईं। अगर यह मौत की नदी के थोड़ा और करीब होता तो शायद यह अब यहाँ नहीं होता। ये बहुत पहले ही मौत की नदी की कठपुतली बन चुका होता। ये भूत जो मौत की नदी में गिरते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या आप नदी के पास आने वाले भूतों को भी खींच लेंगे? डेमन जियोंग को बहुत झटका लगा और वह समझ नहीं पा रहा था। ये साफ तौर पर दूसरों को नीचे खींच रहा था। ये सच में बुरा था। क्या आपको पूछने की जरूरत है? ये भूत स्वाभाविक रूप से अपनी किस्मत को स्वीकार नहीं कर सकते। एक पल के हादसे की वजह से वे हमेशा के लिए मौत की नदी में डूब सकते हैं और कभी बच नहीं सकते। इतने सालों में उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी और गुस्सा जमा हो गया है। खासकर जब वे नदी के पास बुरी आत्माओं को देखते हैं तो उन्हें दूसरी बुरी आत्माओं की आजादी और बेपरवाही से जलन होती है। इसलिए वे हताश होकर काम करेंगे और दूसरी बुरी आत्माओं को भी अपनी तरह उसी अंजाम में डाल देंगे। इसलिए आपको इन बुरी आत्माओं के अंदर छिपे बुरे इरादे को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। कई दानव कुल के भूतों ने गहरी आवाज में कहा। वे समझ गए थे कि मौत की नदी में गिरने वाली ये बुरी आत्माएं मौत की नदी से खराब हो गई थी और असल में उनकी कुछ हिम्मत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनकी उम्र भी लगातार कम होती जा रही थी। इससे मौत की नदी की बुरी आत्माएं और भी ज्यादा डरी हुई और असुरक्षित हो जाती हैं। दूसरी बुरी आत्माओं को अलग थलग देखकर उन्हें भी मानसिक रूप से असंतुलित महसूस हुआ। इसलिए उनका गुस्सा बढ़ता गया और उनके चेहरे और भी गुस्से से लाल हो गए। मैं समझ गया। बिना किसी ठोस वजह के मैं कभी भी मौत की नदी के पास नहीं जाऊंगा। ये सुनकर डेमन जियोंग ने तुरंत सिर हिलाया। वह उन बुरी आत्माओं की तरह नहीं बनना चाहता था। मौत की नदी में हमेशा के लिए फंसा हुआ, जिंदगी भर कभी नहीं निकल पाएगा, हमेशा डूबता रहेगा। ये बहुत निराशा की बात है। अगर मैं होता तो इस तरह डूबने के बजाय गायब हो जाना पसंद करता। बुरी बात यह है कि एक बार मौत की नदी में घुसने के बाद मरना मुश्किल है। अपनी मर्जी से गायब होना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि आत्महत्या करना भी असंभव है। इनके अलावा अगर आप नरक की दुनिया में मौत के जंगल में जाते हैं तो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। एक बार अंदर जाने पर यह एक बंद रास्ता है। ये नरक की दुनिया में एक और टैबू जगह है, इस डेमन कबीले के भूत ने आगे कहा और हेलवर्ल्ड के तीसरे टैबू का खुलासा किया। क्या नरक की दुनिया में सच में पौधे हैं? ये सुनकर डेमन जियोंग कुछ देर के लिए हैरान रह गया। ये जानता है कि नर्क की दुनिया कितनी डरावनी है, जो बुरे विचारों, मौत की एनर्जी, गुस्सा, श्राप, टॉक्सिन वगैरह से भरी है। भूतों को छोड़कर नर्क में शायद ही कोई जिंदा रह सकता है। हाँ, इसी वजह से नर्क की दुनिया में पौधे इतने डरावने हैं। आपको पता होना चाहिए, जो पौधे नरक की दुनिया में जिंदा रह सकते हैं वे ज्यादातर अलग अलग टॉक्सिन, श्राप और नेगेटिव एनर्जी के असर से इम्यून होते हैं। हेलवर्ल्ड के अंदर ऐसे खास पौधे खुद ही कुदरती आफतें हैं। वे भूतों को भोजन के रूप में लेते हैं। अक्सर खास खुशबू छोड़ता है जिससे भूतों को वहम हो जाता है। अनजाने में हम जंगल में घुस जाते हैं और जंगल का खाना बन जाते हैं। तो अगर आपको मौत का ऐसा जंगल मिले तो तुरंत दूर रहें और कभी पास न जाएं। नहीं तो आपके बचने का कोई चांस नहीं है। दानव कबीले के भूत ने गंभीरता से कहा। बेशक ये डेमन कबीले के भूतों के लिए अनगिनत सालों के खून के आंसू वाले सबक हैं। जब डेमन कबीले के भूतों की पहली पीढ़ी ने नर्क की दुनिया में प्रवेश किया तो उन्होंने मौत के ऐसे ही एक जंगल की खोज की। उन्हें लगा कि यह आम जंगलों से ज्यादा अलग नहीं है और यह उनका रहने की जगह हो सकती है। किसने सोचा होगा कि पूरा मौत का जंगल जिंदा है? जंगल के लिए ये सभी भूत भोजन है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, जंगल में घुसने वाले सभी डेमन कबीले के भूत पूरी तरह निगल लिए गए और कुछ ही बच पाए। तब से मौत का जंगल भूतों के लिए एक वर्जित जगह बन गया। किसी भी भूत को इसके पास आने से पूरी तरह मना कर दिया। समझ गया। डेमन जियोंग ने सिर हिलाया और हेलवर्ल्ड के इन टैबू को दिल से सीरियसली लिया। आखिरकार ये सालों से पहले के लोगों से मिले सबक हैं, सच में बहुत बड़े सबक हैं। अगर तुम ये खूनी सबक भूल गए तो अगले दिन तुम्हारी मौत हो सकती है। ठीक है, चलो अपने डेमन क्लैन कैंप में वापस चलते हैं, कई दानव कबीले के भूतों ने कहा। वूश वूश वूश। एक पल में कई डेमन कबीले के भूत उड़कर दक्षिण पूर्व की ओर चले गए। कोई नहीं जानता कि यह उड़ान कितनी देर तक चली, एक के बाद एक सुनसान पहाड़ों से गुजरते हुए। आखिरकार
वे एक विशाल, कभी न खत्म होने वाली काली पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए। इस पहाड़ की रेंज के अंदर बड़े बड़े छेद, अलग अलग कैविटी दिखाई दे रही थी।